आलू के पराठे से वेट लॉस हो सकता है। कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। अभी जो हो रहा है कि डाइटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सब आपने नकारा है। हम कहते हैं कीटो नहीं ईटो। क्या वेट लॉस में मैदा छोड़ देना चाहिए हमें? भारत की 56% आबादी अपने खराब खान पान की वजह से बीमार है। एवरी डे एवरी पर्सन जो बीमार है या सही है 30 ग्राम ऑयल पर डे खा सकता है। क्या सही तरीका है फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का? नारियल का पानी का भी कोई महत्व है वेट लॉस में? नारियल का पानी पानी होता ही नहीं है। नारियल पानी एक बंदे ने पिया, मर गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत खतरनाक है, किसी को भी करनी नहीं चाहिए। मरना है किसी को तो एक अलग बात है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि उससे वेट बढ़ता है अल्कोहल कंज्यूम करने से, इज इट ट्रू? रसगुल्ला खा लो, गुलाब जामुन खा लो, वजन कभी भी बढ़ेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है, बोल दी सर आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। जब वेट लॉस की बारी आती है या फिर कोई भी अपने वेट लॉस के जर्नी में स्टार्ट करता है तो बहुत सारे एक कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको खाना कम खाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि आपको शुगर के प्रोडक्ट्स कम खाने हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है कि आपको ज़्यादा ऑयली या फिर फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सब सारी चीज़ें फॉल्स हैं, आपका जो मन करता है आप वो खाइए, जितना मन करता है पेट भर कर खाइए, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ऐसे ही मेरा कुछ रिएक्शन था जब मैंने ये बात सुनी। सब कुछ रिसर्च करते 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 हम अपने गेस्ट के पास तक पहुँचे। एक रील आई हमारे पास और हमारे सारे मिसकॉन्सेप्शंस बोलूँ या फिर कॉन्सेप्ट बोलूँ जो हमारे दिमाग में थे वेट लॉस को लेकर, वो सारे क्लियर हो गए। तो बिना किसी देरी के मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से जो इन सारे कॉन्सेप्ट को नकारते हैं। सो प्लीज़ वेलकम सुधीर आष्टा सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अतुल जी कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट शो पे आमंत्रित किया। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक अब शाम का समय हो गया तो आपसे एकदम फेमस क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता मैं कि आप सुबह क्या खा के आए थे। हाँ। बट स्टिल आपने अभी इससे पहले क्या खाया था? इससे पहले हमारा स्नैक्स का टाइम हो गया था। इस समय लगभग 7:30 बजे हुए हैं, तो शाम को हमने सैंडविच खाया है, अच्छे से सैंडविच खाया है और उसके बाद में डिनर का प्रोग्राम बनेगा, बट सैंडविच हम खा के बैठे हैं। सैंडविच के बारे में आएंगे अपन, बीच में आते हैं जी। एक्चुअली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 23% ऑफ द मैन और 24% ऑफ द वुमेन जो है वो ओबीज या फिर ओवरवेट है। करेक्ट, ठीक है। 40% ऑफ द जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जी, वो ओवरवेट या ओबेसिटी के कारण होता है। ओके। इसीलिए ये टॉपिक ना काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है बात करना जी। एंड उसके आसपास जो नरेशन है, लोगों की जो थिंकिंग है जी, उसे हटाना भी बहुत ज़रूरी है, करेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है और सही सवाल पूछने भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। बट उससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई, पहला। दूसरा, आपके वेट लॉस प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल मेथड से डिफरेंट हैं? कन्वेंशनल मेथड सबसे पहले तो ये है क्या है वो जानना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल मेथड से आपका तात्पर्य मैं जानूं इससे पहले मैं थोड़ा जर्नी के बारे में आपसे बात करता हूं। कन्वेंशनल मेथड में मैं एक एक करके ही आऊँगा इसके बाद। हाँ। कि ये मेरा कन्वेंशनल क्वेश्चन है। करेक्ट है। इसका आपका क्या काउंटर पार्ट है? करेक्ट है। ठीक है, तो मैं जर्नी की पहले जो आपने पूछा मैं बताता हूँ। जर्नी एक्चुअली मेरी नहीं है, जर्नी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आशा अष्टा जी की है। ओके। जो इसके आइंस्टाइन है या जो इस प्रोग्राम के जिसको कहें हम थॉमस अल्वा एडिसन जो है जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, खोज किया है, जिन्होंने खोज की है। ये रिसर्च नहीं है, ये खोज है, नई चीज़ है, नया आविष्कार है। ये आशा अष्टा जी हैं जिन्होंने 2008 में, एक्चुअली बचपन से ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता कि सडनली, ठीक है, अभी वो बचपन से मतलब खेलकूद के प्रति बहुत ही उत्सुकता उनमें रहती थी। खेलकूद करती भी थी अपने स्कूल के ज़माने में या घर के ज़माने में, भागने दौड़ने का बहुत शौक था। और जब कोई भी व्यक्ति खेलकूद में होता है तो उसमें एक चीज़ आ ही जाती है जिसको कहते हैं कंपटीशन, कि भाई मैं इसको हराऊं या इससे ना हारूं।
होता है। तो और जब भी और कोई भी व्यक्ति कंटिन्यूअस बेसिस पे जीत नहीं सकता है, लेकिन मन में ये इच्छा रहती है कि हमेशा नंबर 1 बना रहा हूँ। भले ही परिवार में प्योर वेजिटेरियन होने की वजह से अंडा का प्रोविजन नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा फिर भी कि अगर अंडे से एनर्जी मिलेगी तो मैं ज़रूर खाऊंगी, भले ही दादाजी से झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ। तो इस तरीके से मन में ये हमेशा से था कि एनर्जी खाने से ही आती है। अब हुआ क्या कि जीवन में समीकरण बदलते रहते हैं समय के साथ। शादी हो गई, फिर मैं भी नौकरी करता था, बम्बई में था, तो 2 घंटे इधर का ट्रैवल, 2 घंटे उधर का ट्रैवल, तो 8 बजे से 8 बजे तक मैं घर से बाहर रहता था। बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं व्यस्त थे, इधर उधर कोई कॉलेज में। अब गृहिणी के पास में समय है 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का, कम से कम इतना समय अवेलेबल है। तो उसके 2 तरीके होते हैं उस समय को उपयोग या दुरुपयोग करने के। या तो आप टीवी देखते रहो या कोई एक अपना मनपसंद काम करो। मनपसंद काम फिर क्या होता है? फिटनेस के प्रति ध्यान देना। इन्होंने जैसे योगा वगैरह शुरू किया, जब लोग इनके साथ जुड़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि अधिकतर फिटनेस की तरफ जाने वाले लोग, महिलाएं मोटे बहुत है, मतलब एक्सेस वेट वाली बहुत सारी है। तो इन्होंने देखा ये लोग जब एक्सेस वेट वाली है तो घुटने भी खराब हैं, बीमार सी भी हैं, तो क्या किया जाए। तो मन में आया कि ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, आपने जो कहा कन्वेंशनल वाले जो तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं भूखा रखने की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका भूखा रखने की तरफ है, खाने से डराने की तरफ है। इन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, एनर्जी तो खाने से मिलती है और ये कह रहे हैं खाना खाना नहीं है, ऐसा क्या? तो फिर शुरू हुई जद्दोजहद कि भाई इसको कुछ जाने, ये एग्जैक्टली क्या। एक मन में उत्सुकता पैदा हुई, और उसमें जब आप कन्वेंशनल किताबें पढ़ेंगे तो उनमें आपको वही प्रोटीन और ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। ये सब चीज़ें तो थ्योरी है। प्रैक्टिकल लोग क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आशा जी जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। उनका सब्जेक्ट क्या है मैटर नहीं करता है। 500 पन्ने की किताब में अगर एक पन्ने से या एक भी सबक आपको मिला, तो इस तरीके से सबक ले लेके इन्होंने सोचा कि ये इस तरीके का अगर रूटीन है तो जीवन में कुछ कल्याण हो सकता है, वजन कम हो सकता है, सेहत अच्छी बन सकती है, एनर्जी आपको मिल सकती है। अब वो एक सेट मन में कंसेप्ट सोचा। आपने देखा होगा ये कन्वेंशनल लोगों की जो बात कर रहे हो, मैं 100 किलो की हुआ करती थी, 110 किलो की होती थी, और मैंने अपने जीवन में ये लागू किया और मैं 60 किलो वज़न कम करके अब 50 किलो की रह गई हूँ। कोई कहता है कि मैं 100 किलो का होता था, मैंने ये किया, जिम गया, फलाना किया, और मैं आज 60 किलो का रह गया हूँ। अब ना उनके साथ ऐसा कंडीशन, ना मेरे साथ ऐसा कंडीशन, दोनों 53-55 किलो के लोग हुआ करते थे। अब किसके ऊपर अप्लाई करें? तो एक भतीजी मिल गई कि बुआ, क्योंकि पूरा इनका खानदान वहीं बॉम्बे में रहता है, बुआ मुझे वज़न कम करना है। इन्होंने कहा अरे वाह, ये तो ईश्वरीय आदेश हो गया कि इधर मैं सोच रही हूँ कोई मिले और यहाँ पे ये बच्ची मुझे मिली। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा ऐसा करेंगे। तो उसने कहा यस बुआ, आप जो बोलो मैं तैयार हूँ। यंग बच्ची थी जो मिड ऑफ द टीन्स में थी, वो 16-17 साल की। बच्चे कॉन्शियस भी होते हैं। तो उन्होंने उसको शुरू किया। 9 महीने में 26 किलो उस बच्चे का वज़न कम हुआ। 9 महीने में 26 किलो। और ये नॉर्मल खाना खा के। जो आज प्रोग्राम जो रूप ले रहा है, जो ये विचारधारा जो रूप आज लिया है, ये 2008 का सिलसिला है। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ और पता चल गया, जैसे आप पहले महीने में हैं, 15-20 दिन में, 1 महीने में पता चल गया कि दिस कंसेप्ट इज फाइनली वर्किंग, इट इज गिविंग रिजल्ट्स। सर कितने लोग हैं अभी इस प्रोग्राम में आपके? हमारे साथ जो जुड़े हुए एक्टिवली लोग जुड़े हैं 15,000 लोग, महिलाएं पूरी दुनिया से 80 देशों से जुड़ चुके हैं जो एक्टिवली हमारे साथ जुड़े हैं। पैसिवली मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से, या हमारी जो वीकली वेबिनार होती है हर मंगलवार को फ्री जो होती है, उसके माध्यम से तो लाखों लोग जुड़े ही हैं। सर अभी जो हम कन्वेंशनल मेथड की जो बात कर रहे थे, जो हमने बोला कि हम किताबों में कुछ लिखा हुआ है, 4 पंडित या फिर न्यूट्रिशनिस्ट उसे पढ़े और बाकी सबके दिमाग में डाल दिए जी, ठीक है। ये अराउंड 2024 में करीब 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये सब हटा दो, मतलब यही बात हुआ। अभी मैं एक एक कन्वेंशनल मेथड के बारे में बात करूंगा, लेकिन हमने क्या किया, एक रिसर्च जो जिसकी हम बात करते हैं, जिसको लोग पढ़ के ये बोलते हैं कि हाँ ये डाइट बनाओ या फिर ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उसको सबको हटा के मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम से, जैसे कि आप बोलते हो कि कुछ भी जो खाना है आप वो खाओ, और ये प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव है rather than this much करोड़ इंडस्ट्रीज। या देखिए, इंडस्ट्री आपने 2000 करोड़ की बोली, मैं बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री 2000 करोड़ की नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ आज की डेट में, और मेरा भी जानने का मन है कि ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं सो कॉल्ड वेट लॉस के
स्पेस में जो लोग बैठे हैं ये कर क्या रहे हैं, मुझे भी तो जानना है क्या रिसर्च हो रही है। तो कैसे जानेंगे? कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। तो मैं कॉन्फ्रेंस चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे बेलगावी में हो, मैं कोशिश करता हूँ कि अटेंड कर लूँ सब जगह। तो हमें ये पता चलता है, पुणे में एक कॉन्फ्रेंस थी, ये सारी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल की होती है, बड़े बड़े लोग इसमें ज्ञानी लोग आते हैं। ये जो वेट लॉस इंडस्ट्री है ना, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। $1 ट्रिलियन। मैंने सिर्फ भारत में 2000 करोड़ की बात की। हाँ, तो बट वो थोड़ा मुश्किल ये होता है जानना कि वाई, मतलब अगर इतने सारे लोग एक कन्वेंशनल मेथड के थ्रू उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उसको कैसे नकार रहा हूँ? लाइक आपने बोला कि मैं किताबों में भी तो किसी ने लिखा ही, तो आपके प्रोग्राम, मतलब आपने बोला कि मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ प्रूव कर सकता हूँ। करेक्ट। इसका कोई बेस है? डू यू बिलीव कि हाँ इसका कोई बेस है? लाइक मैं आज, ये तो ऐसे ही हो गया, कोई किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि एक रेमेडी है, मैं 10,000 लोगों को वो रेमेडी देता हूँ, 500 लोग का कुछ हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, वो मेरे भक्त बन जाते हैं, और बाकी बचे हुए लोग हैं वो किसी और के पास चले जाते हैं। इज इट दैट काइंड ऑफ थिंग? नहीं नहीं, हम तो ये नहीं, हम कहीं ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सबके अपने अपने रास्ते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड है, हम सभी का जो गोल है, जो ये है, वजन आपका कम हो और आप अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात पाएं। ये भी एक मेथड है जिनको आप कन्वेंशनल मेथड कह रहे हो, और लोग इनको भी फॉलो कर रहे हैं। जो 2000 करोड़ की भारत की इंडस्ट्री हो सकती है, टोटल ग्लोबल $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो सकती है। ये सारे मेथड भी, अभी कन्वेंशनल मेथड भी एक सिंगल मेथड है ऐसा नहीं है, उसमें भी 5 मेथड है डिफरेंट, 5 तो मुझे पता है और उसके अलावा भी हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं वो 5 मेथड तो है जो कन्वेंशनल है और जो फंडामेंटली एक सिंगल प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जिसका नाम है कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट। और हम ये कह रहे हैं कि कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है, एक्चुअल जीवन में ये फेक कंसेप्ट है, और ये हमारा कंसेप्ट है, जो ये इस कंसेप्ट से कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है, और मतलब ये इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, और इसमें रिजल्ट मिल रहे हैं। बेसिस कुछ नहीं है। देखिए, बेसिस का मतलब क्या होता है, आप ये कहना चाह रहे हो शायद कि कोई एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। कुछ तो हो कि मैं, मतलब या तो ऐसा है कि 4 लोग उस चीज को मानने लग गए तो मैं भी मानने लग जाऊं, कुछ तो बेस हो। या नहीं, बेस का सवाल नहीं है। बेस का सवाल ये है, हम ये कह रहे हैं, अगर आप ये बेस का मतलब है कि कोई साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी जो होती है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि क्या आपने किसी से अप्रूवल लिया है? सही बात है, बोल सकते हैं। यही कह रहे हो कि आपने किसी से अप्रूवल, किस चीज का अप्रूवल लूं? अप्रूवल तो किसी प्रोडक्ट का हो सकता है कि मैंने एक गोली बनाई, उसका अप्रूवल ले लो। मैंने एक आयरन बनाई, वो आयरन ह्यूमन लाइफ के लिए, उसमें झटके तो नहीं लग रहे, तो अप्रूवल इस चीज का आप ले सकते हो कि आलू के पराठे खाने से आपको आपका वेट लॉस हो सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम आलू का पराठा नहीं कह रहे। आलू का पराठा इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम आपकी लाइफस्टाइल को सेट कर रहे हैं, और जितने भी, आपने बिल्कुल सटीक पॉइंट कहा है कि आलू के पराठे से वेट लॉस हो सकता है। साइंस कभी भी एक ही चीज को सर्टिफाई कर सकती है, होल लाइफ को सर्टिफाई नहीं कर सकती है। ठीक है, कि भाई ये गोली बनाई है, इसको सर्टिफाई कर दो, तो वो क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। मैं भी पीछे पड़ा हूं, तो मेरे जीवन को क्रिटिकल कर दो। मैं मंडे को मेरी मीटिंग है एक कंपनी के साथ में, मैं भी सर्टिफिकेट करवाना चाहता हूं, लेकिन वो देखता हूं मैं कैसे सर्टिफाई करेगा। जब मैंने उसको बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चनेयर उन्होंने मुझे भेजा, असेसमेंट, कि भाई आप क्या करवाना चाह रहे हो। सही बात है। तो उसमें 5 ही चीजें लिखी होती हैं। क्या आपकी कोई गोली है, क्या आपकी कोई न्यूट्रास्यूटिकल है, या कोई इंजेक्शन है, मतलब वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। इनको बोलते हैं, जब लोगों ने कहा सर्टिफिकेट लेके आओ, तो मैंने गूगल से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा कि बॉस, मुझे सर्टिफाई कराना है, तो मैं किसके पास जाऊं? तो उसने कहा या तो आप हॉस्पिटल के पास जाओ, या कुछ इस टाइप की एजेंसीज होती है जिनके पास आप जाइए। तो मैं भी चला गया। अब फिर चैट जीपीटी से पूछा, मुझे बताओ 5 कौन कौन सी हैं जो बंबई की, आज तो पुणे की एक मुझे मिली। आई रोट टू दिस फेलो, दे रेस्पॉन्डेड। लेकिन उनका जो क्वेश्चनेयर है उसमें रोटी खाने का तो कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, अभी आपने कहा कि क्या आपने सर्टिफाई कराया है कि आलू के पराठे का कहीं वजन कम होता है क्या? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आलू के पराठे की कैलोरी की बात होती है ना, इतनी कैलोरी खिला रहे हो। सही बात है, कितनी कैलोरीज आपके शरीर में जा रही है ना? तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, आज की डेट में मैं नहीं मानता हूं, चलो, लेकिन मैं ओपन हूं इस चीज को कि चलो मैं देखता हूं कि आलू के पराठे में कितनी कैलोरी होगी। तो मुझे पता चला कैलोरी कौन नापेगा कैलोरी? कोई भी नाप सकता है, कोई भी ना, मतलब
ठीक है, आप वहाँ ले जाओ। हाँ, मतलब फार्मास्यूटिकल किसी जगह नहीं, पे ले फार्मास्यूटिकल जाओ, में या तो नहीं फिर- होगा, मतलब जो भी कॉलेजेस जिनमें न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है उसमें लेबोरेटरीज होती हैं। हाँ, लैब होते हैं, लैब टेस्ट बोल सकता हूँ। हाँ, तो वो लेबोरेटरीज हैं। दूसरी लेबोरेटरीज कौन सी होती हैं? जो फसाई अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होती हैं या एक NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है ना, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज। मैं वो तो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उनके पास चला गया। कोई भी व्यक्ति, मैं बोला कि बॉस, मैं आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं 5 चीज़ों का, आलू के पराठे का, समोसे का, इडली का, पूरी का और बर्गर फ्राइज़ का मैं सैंपल लेके आता हूँ, और आप मुझे सैंपल नहीं, मतलब एक्चुअल पराठा लेके जाऊँगा, आप मुझे कैलोरी उसका मेजर करके दिखा दो, ठीक है? अच्छा, ठीक। मैं जहाँ आना है मैं आऊँगा, जहाँ पे वो लेबोरेटरी होगी, वो दुनिया में कहीं पे भी होगी, मैं जाऊँगा, ये 5 चीज़ें उठा के, जो फीस लगेगी मैं दूंगा, और ऊपर से 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा फीस दूंगा। मुझे टेस्ट करके दिखा दो, मैं ये आलू के पराठे का इतना कैलोरी मेजर करके दिखा दो, समोसे का इतने कैलोरी, इडली का इतना कैलोरी। कुछ लोग कहते हैं अरे बेवकूफ़ है, ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। कैलोरी मीटर एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है जिसमें आप मेजर करके दिखाते हैं। बॉस, मुझे जो भी ये सब ज्ञान दे रहे हैं ना मेरे वीडियोस के ऊपर, मैं आता हूँ और मुझे, मैं पराठा लेके आता हूँ, मुझे मेजर करके दिखा दो। अतुल जी, सिंपल सी बात है। सही बात है। आपका वजन, अगर मुझे आपका वजन देखना है तो मैं, आप क्या करेंगे? आपका वजन देखना है तो आप क्या करेंगे? उसमें नापूंगा, जो मीटर आता है, मतलब वजन नापने वाली मशीन में क्या करेंगे? उस पर खड़े होऊंगा, देखूंगा उसमें कितना वजन दिखा तो रहा है। मतलब आप, एक मशीन आती है जो 1000, 1200, 5000 रुपए की आ सकती है, आप उस पर सेल वेल लगाएंगे और उसमें देखेंगे 0 है, फिर आप उस पर खड़े हो जाएंगे और वो बता देगी कि आपका वजन 56 किलो है कि 60 किलो है, यस और नो। इतना ही सरल है। ओके, इस दुनिया की सबसे जो एसेट अच्छा माना जाता है, गोल्ड माना जाता है, सोना माना जाता है, यस और नो। आपको सोने का एक रिंग खरीदना है, आप किसी दुकान में गए और आपने कहा, तो आप क्या, सोने में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? गोल्ड में वो कितने कैरेट का है, कितना कैरेट, यानी कितनी प्योरिटी है। कैरेट का मतलब प्योरिटी है ना। हीरे में कैरेट अलग होता है, इसके अंदर कैरेट अलग। प्योरिटी कितनी, कैसे पता चलेगा कि 24 कैरेट का है कि 18 कैरेट का है? वो तो नापने वाला बताएगा। एक मशीन होती है, हर मशीन वहाँ पे होती है, वो उसके अंदर जस्ट रखता है और वहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है कि ये 23 कैरेट है कि 24 कैरेट है। इतना ही सरल है। क्योंकि ये सोने की, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सोने की शुद्धता मायने रखती है। अगर मेरे जीवन को, मेरी हेल्थ को डिफाइन करने के लिए अगर कैलोरी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर है, तो एक मशीन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, जो मैंने पराठा रखा और कैलोरी बता दे? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये कहते हैं कैलोरी मेजर कीजिए। और कैलोरी कैसे लेके आते हैं? अगर अतुल जी का वजन देखना है तो वो ये कहेंगे, वजन नहीं माना आपने, मशीन पे खड़े हो जाओ, वजन ऐसा नहीं कहेंगे। आपकी हड्डियों का वजन 10 किलो, आपकी मसल का वजन 10 किलो, आपके फैट का वजन 10 किलो, आपकी आंखों का वजन 1 किलो, आपकी बालों का वजन, और सम टोटल ऑफ दिस इज व्हाट। ऐसा वजन होता है? नहीं होता है ऐसा। तो फिर तो मतलब आप बोल रहे हो कि अभी तक हमें जो इन कैलोरीज के बारे में बताया गया सब झूठ है, फेक है, फिक्शनल है, कंप्लीटली मतलब फिक्टिशियस है। जितने शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूँ खराब से खराब, कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। मैं आज के पॉडकास्ट में इसीलिए इतना एक्साइटेड था कि क्योंकि जब आपका माइंड एक तरीके से सोच रहा है जी, कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपके माइंड को थोड़ा दूसरा सोचवाने में मजबूर कर दे जी, तो ये डाइट वाला, ओवरवेट वाला, ओबीज वाला, कैलोरीज वाली बहुत सारे सवाल हैं जी। और मेरा एक मकसद था इस पॉडकास्ट के थ्रू कि मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स थे लोगों के, जी, जो मैंने अभी आपको सर्टिफिकेशन की बात की जी। कि आप जो बात बोल रहे हो क्या उसका कोई सर्टिफिकेशन है? जी। आई थिंक उसका कुछ क्लियर हुआ हमें। जी। ठीक है, अब मैं एक एक करके ना एक कन्वेंशनल मेथड्स लेके आऊंगा जो आपसे पूछूंगा मैं कि, और दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिसर्च, या कि वाई ऐसा बोला जाता है कि हमें कम खाना चाहिए जब मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ। Okay. तो पहला क्वेश्चन है, पहला जब भी मेरे मन में ख्याल आता है कि मुझे वेट लॉस करना है, मैं ओबीज हूँ, तो पहला चीज जो बोला जाता है कि आपको कम खाना है। इज इट ट्रू और फॉल्स? मतलब क्या इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखो मुझे पता नहीं, जब हम किसी से बात करते हैं, एक बार पॉडकास्ट कह रहा था, कहता कम खाने को तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन मैंने कहा मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, मेरा जो वक्तव्य है, वो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं कन्वेंशनल मेथड में कोई भी खाना खाने नहीं देता, पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपका BMR अगर 2000 है तो आपका कैलोरी डेफिसिट आपको रखना ही पड़ेगा, आपको 1200 कैलोरी का खाना ही खाना पड़ेगा, और 1200 कैलोरी की बहुत सारी डाइट मार्केट में घूम रही है। ठीक है। और
कैलोरी पे जब आप खाएंगे तो आप पेट भर के खा नहीं सकते हैं, मन के मुताबिक खा नहीं सकते हैं, पनीर पे पनीर खाना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर में हो रही हैं, या आपको बाजरा खाना पड़ेगा या आपको रागी खानी पड़ेगी। मतलब ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी जिससे आपका पेट जल्दी भर जा रहा है। मुझे नहीं पता पेट भरता है कि भरता, बिकॉज हम तो ट्राई करते नहीं कि रागी की पहली बात रोटी बनती है कि नहीं बनती है, रागी की इडलियां बन रही है, रागी के डोसे बन रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या बन रहा है। अगर देखो, हमारा ये कहना है अतुल जी कि आप एक जर्नी पे निकले हो, अगर आपको ये जो भी मेथड है XYZ 5 जो मेथड होते हैं कन्वेंशनल जो मैं जानता हूँ, उनमें अगर आनंद आ रहा है तो आप हासिल कर लो ना, आप अपनी प्रॉब्लम की निजात पालो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कन्वेंशनल मेथड है और ये हमारा मेथड है जो आप या सभी लोग अनकन्वेंशनल कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं आविष्कार है। ये एक मेथड है। अब इच्छा आपकी इनमें से किसी में एक पे चलना है या इस पे चलना है, जिसको हम कहते हैं कि ये शायद सस्टेनेबल हो। आलू का पराठा आप जीवन भर खा सकते हो, पनीर आप 6 महीने खा लोगे, कितने दिन खा लोगे? अगर आपको कोई कहे कि ओनली पनीर ही खाए जाओ, ओनली नारियल का तेल ही पिलाते जाओ, कितने दिन नारियल का तेल अगर आपको पीने को कोई कहे, कितने दिन तक पी सकते हो? ये तो बहुत फेमस है, सेलिब्रिटीज लोग में बहुत फेमस है ये तो। ऑयलिंग बोलते हैं, ऑयल पुलिंग में पीते नहीं, उसमें तो खैर मुंह में भर के कुछ करना। आई एम नॉट सेइंग दिस, व्हाट आई एम सेइंग, मेथड जो मर्जी होने दो, मेथड हो सकते हैं। एक तो पेट काटने का भी मेथड होता है, वजन तो उसमें भी कम हो जाता है, वो भी आज वो भी कन्वेंशनल बनता ही जा रहा है। जैसे बच्चे पैदा करने के लिए सी सेक्शन कन्वेंशनल बनता ही जा रहा है, ऐसे ही पेट काटना भी कन्वेंशनल होता ही जा रहा है। हर साल 50,000 ऑपरेशन होते हैं ये बेरिएट्रिक सर्जरी वाले, और उनमें से कितने लोग, अभी तो पिछले हफ्ते की बात है ना, 2 हफ्ते पहले मेरठ में कोई रजनी गुप्ता जी का देहांत हुआ, इधर पेट काटा उधर मरी। वो ज़्यादा समय थोड़ी लगा, क्योंकि वो जोड़ ही नहीं पाया। पेट का स्ट्रक्चर जो होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सिलाई होती नहीं है। 2 माँ बेटी को ले गया, बड़े अच्छे से उनको डिस्काउंट भी दिया, और उसके बाद में माता जी तो खत्म। तो इसलिए ये जो तरीके हम कह रहे हैं, ये सारे तरीके हो सकता है किसी को रिजल्ट खाना पेट भर के खाना चाहिए कि थोड़ा कम खाना चाहिए? ओके, खाना हम खाते क्यों हैं? वैसे तो पेट भर के खाने के लिए बोलते हैं, बट एक जापानीज टेक्निक है जिसमें बोला जाता है कि आप 70 to 80% जब आप फुल महसूस करो, तब इसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए बेसिकली। देखो, वो टेक्निक जापानीज है, इजिप्शियन है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, मैं खाना खाने बैठा, ठीक है, आपको भूख लगी या आपका लंच का समय हुआ और आप खाना खाने थाली में खाना खाने लेके बैठे, पता कैसे चलेगा 80% खा लिया? वो तो भूख है ना, जब आपकी भूख 80% मतलब ऐसे हो रही है कि फुलफिल आप फील कर रहे हो, तब आप उस टाइम नहीं फुल फील किया तो फुल ही हो गए। देखिए अतुल जी, सिंपल सी बात है, खाना कहाँ जाता है? जब हम खाते हैं खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में जाके क्या होता है? मतलब धीरे धीरे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है पचने का, बेसिकली डाइजेशन का। एक इन्फ्लुएंसर है, मतलब हम जो भी सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं, हम इनको मान लो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, और ये सब थोड़े से ड्रामे भी करते हैं। वहाँ पे एक मिक्सी लेके आई एक लेडी, ठीक है, और उसमें मतलब कुछ जो भी डाला, ठूस के भरा, ढक्कन भरा और चलाया उसको। बोलो देखिए चलती नहीं है ये मिक्सी, चलती नहीं है। उसके बाद उसमें से कुछ निकाल दिया, अब चल, और उसमें कहा अब चल रही है। तो इस तरीके से आप जब खाने को फुल खाते हैं तो वो खाना हजम नहीं होता है, और जब आप उसको 80% खाते हैं तो बड़ी आसानी से हजम। आपने देखी है ऐसी वीडियो? हाँ, देखिए। मुझे आप बताइए, एक सामान्य ज्ञान से बताइए, स्टमक में क्या ब्लेड लगी हुई है? स्टमक में ब्लेड लगी है, तो ऐसा एग्जाम्पल दिया क्यों? मैं आपको और समझाता हूँ, आप मुझे बताइए कि 80% खाना चाहिए कि 100% खाना चाहिए? तो पेट में खाना गया तो खाना स्टमक में क्या होता, क्या उसकी क्या होता है? बेसिकली वहाँ पे एक लिक्विड होता है, मैं बोलूँगा एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो एंजाइम्स जो होते हैं धीरे धीरे उनको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना बोलते हैं। ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फुल पेट या फिर वो कर रहे हो तो धीरे धीरे ना उसका डाइजेस्ट करने का वो थोड़ा सा मुश्किल होते जाता है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। लिक्विड तो होता ही होता है, लेकिन स्टमक में मसल्स भी होती हैं, ठीक है, और वो मसल्स ऐसी होती हैं कि खाने को तोड़ती हैं, मरोड़ती हैं। पर्पस ये होता है, उसको तैयार करती हैं कि वो इंटेस्टाइन में जाए और ऐसी स्टेटस में जाए कि वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जा सके। ये सुनो, यानी कि जो पिसाई है खाने की, अगर आपने मोटे मोटे गस्से भी निगल लिए ना तो वो भी पिस जाते हैं। हाँ, वो तो शरीर हमारा ऐसा बना है ना, पिस जाते हैं। और स्टमक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, मुट्ठी के ये थोड़ा सा इतना ही बड़ा आकार का होता है। अब आप मुझे एक सरल भाषा में बताइए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक आपने
प्लास्टिक का एक बैलून जैसा लिया, कोई प्लास्टिक की थैली ली और वो बंद है, उसके अंदर कुछ आपने आइटम डाल दिया और उसको ऊपर से वो लगा दिया, मतलब उसको पैक कर दिया, बंद कर दिया। अब आप उसको और 80% भरा, तो आपने इसको दबाया, क्योंकि जो स्टमक तो दबाता ही है ना, उसमें अलग अलग मसल्स हैं उसको दबाती हैं। अब ये 80% ही भरा, ऊपर 20% जगह है, आपने इसको दबाया तो क्या होगा? पिस जाएगा या ऊपर सरक जाएगा? ऊपर सरकेगा, पिसेगा नहीं। और इसी को आपने फुल भर दिया और अब दबाया तो पिसेगा कि नहीं पिसेगा? पिस जाएगा। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दी। जब लोग कम खाते हैं खाना पिसता नहीं है, बिकॉज पिस सकता नहीं है, और फिर वो परेशानियां जो आप एसिड रिफ्लक्स बोलिए, GERD बोलिए, ये जो आप जिस साइंटिफिक एविडेंस की और साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हो ना, साइंटिफिक रिसर्च, मेरा ये मानना है, मानना नहीं है, मेरा ये जानना है और मेरा पूरा कन्विक्शन है, साइंटिफिक स्टडीज का मतलब है नए नए शब्दों का इजाद करना। अगर साइंटिफिक एविडेंस का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? मतलब जिस चीज के लिए आप उसे फॉलो कर रहे हो वो पूरा होना चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये होता है कि वो चीज पेपर पे लिखी है, आपने लेबोरेटरी में कुछ स्टडीज की, जो लिमिटेड टाइम स्टडीज होती हैं, वो आपको एक इंडिकेट करती हैं कि इसका नतीजा ये हो सकता है। लेकिन उस रिसर्च का मतलब ये होता है कि वो जीवन में एविडेंस लाना चाहिए। ट्रू। साइंटिफिक एविडेंस शुड रिजल्ट इनटू द रियल लाइफ एविडेंस, जिसको सबूत बोलते हैं। True. क्या कोई कर रहा है? आज वो इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की हो गई है। अदरवाइज क्यों होनी चाहिए? जीवन में सबका कल्याण हो जाना चाहिए। कौन सा एविडेंस क्या कर रहा है? कौन सा साइंटिफिक एविडेंस जो कागजों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो, ये बात तो हमें शायद, इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट को ना मिथ बस्टर पॉडकास्ट भी बोल रहा था कि ये मिथ है। आई थिंक ये वाला मिथ थोड़ा क्लियर हुआ, जो 80% खाने वाला और 100% खाने वाला, और ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आपका एक बहुत बड़ा क्लेम है कि जो खाना है खाओ, मन भर खाओ, पेट भर खाओ। जी। आप क्या खा रहे हो, आप मतलब किसी तरीका भी खाना खा सकते हो आप। बिल्कुल। ऐसा मत होना है अभी जो हो रहा है कि डाइटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सब आपने नकारा है। बिल्कुल। हमारा नकारा नहीं है, हम मोटे हमारा टैगलाइन है, हम कहते हैं कीटो नहीं ईटो, खा लो। हम तो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। कीटो का मतलब क्या है? दिन रात पनीर खिलाते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट जो हमसे जो रेगुलर बात करते हैं, उनका ये कहना है कि 6-7 दिन तो खा लेते हैं, उसके बाद पनीर का नाम सुन के उबकाई आती है। हाँ, होगा। ऐसे जीवन में कुछ चिकन खिलाते जाते हैं। हाँ। तो जो व्यक्ति जिस समस्या से उलझा हुआ है, आप और हम तो शायद, हमें तो पता नहीं, क्योंकि आपने भी कभी इस डाइटिंग के चक्कर में नहीं पड़े होंगे। जो बेचारे आप शायद अगर डाइट, मान लीजिए आपका फिजिक ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए डाइटिंग करते भी हो या फास्टिंग करते भी हो, तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। क्यों? अगर मान लीजिए आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप जाओगे और बढ़िया समोसे खा लोगे मार्केट में, बिकॉज यू नो कि यू आर नॉट अ लूजर। और आप किसी ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं चल रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ फास्टिंग, और यू नो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन जो व्यक्ति परेशान है, जो डाइटिंग और फास्टिंग इस वजह से कर रहा है कि जीवन में कुछ कल्याण हो, सेहत खराब है, वो ठीक करे, क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जब डाइटिंग, सस्टेनेबल मेथड्स नहीं है, मतलब सस्टेनेबल नहीं हो सकते। आपका जो रोजमर्रा की चीज़ है वही सस्टेनेबल हो सकती है ना। मैं किसी अंग्रेज को कहूँ, ये ले भाई दाल चावल खा ले, उनको पता नहीं रोटी तोड़ते कैसे हैं। हमारे पास तो आते रहते हैं ना हमारे विदेशी फ्रेंड, जो उनको रोटी तोड़ने का टुकड़ा पता नहीं कैसे तोड़ते, तो उसको मैं रोटी सब्जी खिलाऊं, एक दिन खाएंगे वो भी दाल चावल रोटी सब्जी, आलू के पराठे खाएंगे अंग्रेज भी। लेकिन बात यह है कि जो आपका रोजमर्रा का खाना है, एक दो चीज़ें हैं। एक तो वो रियल सुपर फूड वही होता है जो रोजमर्रा का खाना है। दूसरा, आप उसको जीवन भर लेके चल सकते हो, सस्टेनेबल वे में लेके चल सकते हो। वही हम तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जीवन को बड़ा सरल रखते हुए, अपने रूटीन को बड़ा सरल रखते हुए आप सब कुछ खाइए, पेट भर के खाइए, और जीवन में कल्याण उसी से होगा। और रास्ता हो सकता है बट सस्टेनेबल नहीं है। एक बार आपको रिजल्ट दे सकता है, लेकिन उसके बाद नीलबटा सन्नाटा। मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि शुरू में आपको फायदा दिखे, बट वो बाद में फिर से नहीं, फायदा तो आपको, मान लीजिए आपने 6 महीने चले तो 6 महीने फायदा दे सकता है, 6 के 6 महीने फायदा दे सकता है, और 35 किलो आपका वजन कम हो भी सकता है। एक बंदे का तो 108 किलो वजन कम हुआ था। लेकिन क्या हुआ? वो मेथड को कब तक लेके चलोगे? मैक्सिमम मेरे पास जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है 18 महीने से ज्यादा का नहीं है, और वो पूरी दुनिया के पास वो एग्जाम्पल है। पता है आपको कौन है? हाँ, पता है। 108 किलो वजन लॉस किया, 18 महीने में लॉस किया। आज क्या हुआ? 125 वापस आएगी। वो सस्टेनेबल है ही नहीं। वो बंदा मानते क्यों नहीं लोग फिर?
हाँ फिर तो ये 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभी आपके माध्यम से अगर हमारे वर्ड्स दुनिया में फैलेंगे तो ये इंडस्ट्री जीरो होनी चाहिए। ये तो सही बात है। और दूसरी बात, अतुल जी, अभी तक जब तक आपने होश संभाला, 15, 16, 17, 18, 20 साल के जब तक आप हुए, तब तक आपको खाना किसने खिलाया? मतलब पहले शुरू में तो माँ ने खिलाया। माँ से आपने सर्टिफिकेशन मांगा कि ये तुम मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खिला रही हो, सर्टिफिकेशन ला के आओ, जाओ पहले भाई उसका साइन लाओ, फिर उसका साइन लाओ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। हम तो माँ का ही काम कर रहे हैं ना। आज आपको खाना आ नहीं रहा है, हम कह रहे हैं बहुत सलीके से खा लो, दिस व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू। इसमें सर्टिफिकेशन क्या? जैसे गाड़ी निकाली किसी ने, उसका सर्टिफिकेशन हो सकता है कि भाई ह्यूमन लाइफ के लिए उसके जो सेफ्टी के रेटिंग्स होते हैं, क्रैश टेस्ट होते हैं या जो फ्यूल के टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट सर्टिफिकेशन हो सकता है कि मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। बट खाने का क्या सर्टिफिकेशन? और हम वी आर ओपन टू दैट, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। लेकिन सारे के सारे कहते हैं कि हम आपके गोली कैप्सूल का कोई इंजेक्शन लगा रहे हो तो टेस्ट कर दूंगा, दिन भर के रूटीन का कैसे टेस्ट करेगा? मैं सिर्फ पराठे थोड़ी खिला रहा हूँ, मैं तो पराठे खिला रहा हूँ, आम खिला रहा हूँ, केले, किस किस का टेस्ट करोगे? अभी मंडे को मीटिंग है, कमिंग मंडे को 2-4 दिन के भीतर पुणे की वो इंस्टीट्यूट, लेट अस सी वो क्या करते हैं। बट उनके जो क्वेश्चनेयर है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसमें कहीं खाने का कोई जिक्र नहीं है कि मैं आपकी रूटीन को वो मुझे क्लिनिकल ट्रायल कैसे करेंगे। मुझे नहीं पता वो कैसे ट्रायल करेंगे, बट लेट अस सी। मतलब अगर आप एक दवाई बना दो, कैप्सूल बना दो, तो शायद क्लिनिकल ट्रायल हो जाए, सर्टिफिकेशन हो जाए, बट रूटीन को सर्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं। और वो कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोगों पे कर सकते हैं। मेरे पास तो 1000 लोग हैं। मेरे पास जो डाटा है ना, 15,000 लोगों का लाइव डाटा पड़ा हुआ है, सबकी किसने क्या किया, किस दिन क्या खाना खाया। तो हम कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो। ये जितनी भी स्टडीज होती हैं ये फॉरवर्ड लुकिंग भी हो सकती है और रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको करना है कोई, करो, आई एम ओपन टू दैट। होपफुली देखते हैं, शायद मे भी कुछ हमें पॉजिटिव मिले जब आप पुणे जाओगे तो सर, वेट लॉस का जब एक जर्नी कोई भी शुरू करता है तो उसको एक और हिदायत दी जाती है कि आप मैदा को थोड़ा अवॉइड करो, या फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जो मैदे से बने हैं, जैसे मैं अब मैगी का ही नाम ले लेता हूँ, या फिर मोमोज का नाम ले लेता हूँ, या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैदे से बने हैं, उससे मना किया जाता है। रीज़न दिया जाता है इसमें ना, ये हाई ग्लाइसेमिक कंपोनेंट होते हैं जो आपके शरीर में क्रेविंग्स और बढ़ाते हैं या फिर शुगर लेवल और इंक्रीज करते हैं। तो क्या वेट लॉस में मैदा छोड़ देना चाहिए हमें? अभी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, पहली बात तो ये थ्योरेटिकल है, ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे नापेंगे? फिर हम वो बैक टू स्क्वायर वन आ गए, वहीं आ गई, सब चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, डज नॉट। देखो, मैं बार बार यही कहता हूँ कि साइंटिफिक एविडेंस शुड रिजल्ट इनटू रियल लाइफ एविडेंस, रियल टाइम एविडेंस होना चाहिए कि नहीं। और ये जितनी भी रिसर्च है ये एक सब्जेक्ट को पकड़ के हो रही है कि भाई क्या मैं जीवन में सुबह से लेकर रात तक मैदा ही खाते जा रहा हूँ? कोई भी व्यक्ति ऐसा देखा कि जो सुबह से लेकर रात तक मैदा ही खाते जा रहा है? ये रिसर्च है क्या? मतलब उन व्यक्तियों को जो इनका रैंडम कंट्रोल ग्रुप होता है, रैंडम RCT बोलते हैं ना इसको, रैंडम कंट्रोल ट्रायल, कंट्रोल्ड ट्रायल्स होती हैं और रैंडम ट्रायल्स होती हैं। भाई आपकी कोई डिसिप्लिन ट्रायल्स तो होती नहीं है। ये जितने, और इन्होंने करा क्या, ये जो स्टडी इन्होंने करी, वो स्टडी अगर जीवन में आपका जीवन वैसा चल रहा है तो वैसा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन क्या आपका रिजल्ट वैसा चल रहा है? हमें सबने जो सिनेमा देखा है वैक्सीन वाला, उसमें क्या होता है कि भाई ये चूहों पे स्टडी, हम सबको पता है चूहों पे स्टडी होती है, बंदरों पे स्टडी होती है, आदमियों पे कहाँ होती है? हुई तो सब पे क्या सेम असर होता है कि नहीं होता है? कैसे पता चलेगा कि सेम? अभी कहते नहीं इस पे असर हुआ, उस पे हुआ, उस पे हुआ, यही सब बातें करते रहते हैं। तो जो ये स्टडी है मैदे की, अगर कोई व्यक्ति वैसा जीवन अपना लेके चल रहा है तो हो सकता है उस पर असर होता, लेकिन हम कहते हैं मैदा कैन ओनली बी वन ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट्स इन योर रूटीन। कि भाई आपने समोसे एक पॉइंट इन टाइम पे जाके खा लिए, दिन भर आप समोसे खा रहे हो क्या? लेकिन वो दिन पे टाइम पे भी वो मना कर दिया जाता है, लेकिन जब आप वेट लॉस में हो तो कि नहीं, मैदा स्ट्रिक्टली आपको नहीं खाना है। हम तो मना नहीं कर रहे। आप क्या क्या मैदे से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें आप रिकमेंड करते हैं कि अपने प्रोग्राम में? हमारे पहले 14 दिन के बाद में हमारे तो सारी चीज़ें होती हैं, पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, दाल बाटी, दाल ढोकली, पाव भाजी, सब कुछ होता है। और अभी तो गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए और अभी मैगी भी इंट्रोड्यूस करती है। मैगी मतलब इंस्टेंट नूडल, चाहे वो टॉप रेमन के हो, चाहे वो पतंजलि के हो, किसी के भी हो, जिसको जो खाना है खा ले। हमारे यहाँ मनाही नहीं होती किसी भी चीज़ की, और नॉर्मल वे में खाना है। ऐसा नहीं कि मैगी का ये कर लो न, वो कुछ नहीं, नॉर्मल। और जिस दिन मैगी होती है ना, उस दिन ओनली मैगी खानी है बॉस। अच्छा, ऐसा नहीं जिससे मन में
अगर आपने ओनली मैगी खाई, अगले दिन वजन कम हुआ, तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो हम तो यही कह रहे हैं। भरोसा करने लायक मतलब है नहीं, ये हमें शुरू से ही ये समझाया गया। मेरा भी एक कॉलेज फ्रेंड था, अभी मैं जिस कंपनी से रिटायर हुआ वो बाय चांस उसी कॉलेज में पढ़ा जहाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है जहाँ मैं नौकरी से रिटायर हो चुका। अभी वो अक्टूबर में रिटायर होने वाला है। ठीक है। उसने भी मेरा कोई पॉडकास्ट भटकते ढूंढते उसके पास पहुंचा होगा, कहता बॉस ये देखा, हमारे कॉलेज में सीनियर्स को बॉस कहा जाता है, कहता बॉस ये देखा, मुझे तो बिलीव ट्रस्ट होता नहीं है। आई सेड मैं तो ट्रस्ट करा नहीं रहा तेरे को, मैं आपको जो भी कह रहा हूँ अतुल जी, मैं ट्रस्ट नहीं करा रहा हूँ, मैं आपके सवालों के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस उतना ही। ठीक है, हम यही बताते हैं कि हमारी विचारधारा क्या है, उस विचारधारा को हम जगत के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आप जैसे पॉडकास्टर्स के माध्यम से। दिस व्हाट वी आर डूइंग। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ट्रस्ट कर लो। तो उसने कहा बॉस, बट फिर उसके अगले दिन आया, मैं नाश्ते में ये खा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ कि मैं ये खा रहा हूँ नाश्ते। थैंक यू सो मच। ये चलता है, ये तो आप पूरे अपना दिन भर क्या क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, एक एक इसमें कितनी कैलोरीज थी, इसके ऊपर तो एप्स बने हुए हैं। नहीं, वो बने होंगे बेचारे, उनके तो उनका धंधा चल, बिकॉज ये कैलोरी कंसेप्ट इज द फलक्रम, ये सभी का एपेक्स है, इसी से सारी चीजें फ्लो हो रही हैं। और ये 1 ट्रिलियन, इसी एक चीज के ऊपर 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बैठी हुई है। तो सिर्फ कैलोरीज, एक ही कैलोरीज सारा कंसेप्ट एक ही है, जिसको कैलोरी डेफिसिट कंट्रोल कम कहा जाता है। तो मैं राहुल की बात आपसे बता रहा हूँ। तो राहुल ने कहा मुझे, तो उसने फोटो भेजी नाश्ते की, मैं ये खाया, तो मैं क्या करूँ, बिकॉज दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, आप जो खा रहे हो। Then he said कि I do not trust it, but still I want to try it out. Okay. I said fine. If you want to try it with open mind, are you ready with an open mind? Without application of your brain. Trial का मतलब trial. तो उसने कहा yes, I am ready. I said fine. तो मैंने उसको रूटीन बताया जो मैं आपके पॉडकास्ट पे भी बता दूंगा। तो उसने वो रूटीन फॉलो। आई सेड यू स्टार्ट द डे विद योर वेट, एम्प्टी स्टमक में अपना वजन लीजिए और जो खाना है वो खाइए। जो हम तो यही कह रहे हैं, जो खाना है वो खाइए, जितना मन हो उतना खाओ, और 7 दिन तक इसको फॉलो करो। 7 दिन में तो ट्रस्ट होगा ना? कहता 7 दिन में तो डेफिनेटली ट्रस्ट होगा। तो मैं हवा में पेपर पे लिखे हुए पे ट्रस्ट नहीं करा रहा। जैसे कोई भी व्यक्ति मुझे कैलोरी पे ट्रस्ट नहीं करवा सकता है, बिकॉज कैलोरी, मैं मानता हूं कि कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आप कोई दिखाएगा तो मैं ट्रस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। एंड आई एम रेडी विद ओपन माइंड की बॉस, मैं आता हूं आपके पास, सारा खर्चा मैं करूंगा, जो करना है मैं करूंगा, 10,000 ऊपर से इनाम भी दूंगा, कोई मुझे टेस्ट करके दिखा दे। तो मैंने कहा जब तुम ट्रस्ट करने पे चले हो तो जस्ट फॉलो व्हाट एवर आई एम सेइंग। 7 दिन अपने आप को दे सकते हो, बोले यस मैं दे सकता हूँ, कोई भी कंडीशन में बोले। मैं तो आपको धक्का मार नहीं रहा हूँ, कोई कुएं में कूदा नहीं रहा हूँ, नॉर्मल खाना खाने की बात कर रहा हूँ। कहता यस मैं खाऊंगा। ठीक है। अगले 2 दिन के बाद में उसका कॉल आया, 1-2 दिन के बाद कॉल आया, कहता आई वॉन्ट टू टॉक। मैंने कहा तेरे को मैंने आई हैव गॉट सर्टन क्वेश्चंस। मैंने कहा 7 दिन तक कोई क्वेश्चंस नहीं, यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है। तो कहता नहीं मुझे, ही रोट ऐसा हो गया वैसा। देन ही सेड कि मुझे बात करनी। पता उन्होंने मुझसे क्या बात की जो बंदा ट्रस्ट नहीं कर रहा था? कहता 1 दिन में 800 ग्राम वजन कम हुआ है, 1 दिन में। अच्छा। तो जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, सवाल आपका ही नहीं है, सवाल दर्शकों से जिनको भी देखा जा रहा है। आप खा लो ना, 1 दिन में देख लो, वजन 1 दिन में गिरेगा। और मैं ये कह रहा हूँ 7 दिन ट्राई करके देख लो, काजू बादाम 7 दिन छोड़ के देख लो, धनिया पानी जीरा पानी 7 दिन छोड़ के देख लो, लौकी जूस करेला जूस 7 दिन छोड़ के देख लो, बाजरा जवारी 7 दिन छोड़ के देख लो। 7 दिन आप आलू पराठा, दाल चावल रोटी सब्जी, मनपसंद खाना अपने टेस्ट के अनुसार 7 दिन तो खा सकते हो ना। चलो मैं ये दर्शकों को बोलूँगा कि आप जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, 7 डेज इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड वी विल बी ओपन ऑन द कमेंट सेक्शन। क्या फ़र्क आता है आपके लाइफ में? बिल्कुल, सबको बताना ही चाहिए। कमेंट में आके कमेंट कर देने से कुछ नहीं होगा, कमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप इसको जीवन में आजमाइए, 7 दिन तक आजमाइए और उसके बाद यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए। कुछ भी खा सकते हैं, ये ऑयली चीजें भी खा सकते हैं, मतलब बंद बोला जाता है कि नहीं ऑयली कुछ भी नहीं खाना है आपको। ऑयल आप देखो, ऐसे अतुल जी, ऐसे सब्जेक्टिव ओपन एंडेड स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। ऑयली चीज मतलब क्या? जो मतलब जिसमें ऑयल का कंटेंट बहुत, जैसे तला हुआ लाइक नाम बोलो ना आप, मुझे 2 नाम तो बोलो। जैसे कोई भी सब्जी अगर बनी हुई है, बहुत ज्यादा तली हुई सब्जियां खा रहे हो आप, जैसे आजकल चिप्स वगैरह आते हैं, उसको मैं तल के खाना स्टार्ट करता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मैं तलता हूँ, भूनता हूँ। जैसे आपने पूड़ी का एग्जाम्पल दिया था। नहीं, अभी आप फ्राइड की बात कर रहे हो कि ऑयली की बात कर रहे हो? आपने ऑयली से स्टार्ट किया, फ्राइड पे पहुंच गए। मतलब मैं दोनों ही बोल रहा हूँ, ऑयल भी बोल रहा हूँ और फ्राइड भी बोल रहा हूँ। ओके,
अभी मुझे बता, आपने चिप्स की बात की, हाँ ठीक है। चिप्स तो मैंने उठाया, मुझे तो सूखा दिखता है, मुझे तो तेल दिखता नहीं उसमें कहीं। आपने सब्जी की बात करी, सब्जी कब खाओगे? आप कभी जाओगे ला भाई ला एक 200 ग्राम सब्जी दे दे और सब्जी खाना शुरू कर दिया, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। क्या करोगे? सब्जी मतलब कहाँ पे खाओगे आप? मतलब बाहर खा रहा हूँ अगर, नहीं बाहर मतलब खाने में खा रहे हो ना, खाने में खा रहा हूँ, लंच में खा रहे हो। सब्जी तो आप ऐसे नहीं जाओगे लाओ भाई सब्जी लाओ, वैसे नहीं तो खाओगे। समोसा तो आप खा सकते हो बट सब्जी तो ऐसे नहीं खाओगे। सब्जी आप खाओगे, सब्जी आपके खाने का एक हिस्सा होती है। ठीक है। कौन से हिस्सा? लंच का हिस्सा हो सकती है, जिसमें आप दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम खाओगे। 4 आइटम में सब्जी इज ओनली 1/4 ऑफ योर मील। ठीक है। तो खा लो, क्या प्रॉब्लम है? और उसमें कौन सा ऐसे तेल के अंबार लगे हुए हैं? भाई सब्जी में सब्जी ज़्यादा होगी, तेल तो जरा कितना। मान लीजिए आपने सपोज आपका जो मील है 400 ग्राम के आसपास, एक व्यक्ति नॉर्मल आपके फिजिक जैसा 400 ग्राम 500 ग्राम खाना खा सकता है एक पॉइंट इन टाइम में। तो 400, मान लीजिए आपने 400 ग्राम खाना खाया, तो 400 ग्राम खाने में 100 ग्राम आपकी सब्जी होगी, पकी हुई सब्जी जो आप खाओगे। 400 ग्राम में कितना तेल होगा? 100 ग्राम सब्जी में कितना तेल होगा? 50 ग्राम होगा। हाँ 50 ग्राम हो सकता, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम ले लो तो खा लो। दिस व्हाट वी, अगर दिन भर में आपने 20 ग्राम, भारत की आपने सबसे पहले जो अपना स्टार्ट किया था ना, वो नेशनल फैमिली सर्वे के हिसाब से बात किया था। नेशनल फैमिली सर्वे कह रहा है कि भारत की 56% आबादी अपने खराब खान पान की वजह से बीमार है। ये कह रही है एनएफएस सर्वे 5 ये कह रहा है कि 56% आबादी बीमार है। और इस सर्वे को देखते हुए भारत सरकार ने इस देश की सबसे बड़ी मेडिकल एजेंसी, जिसका नाम ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसको ये कहा कि बॉस आप क्योंकि डाइट की वजह से बीमार है, तो भारतीय लोगों के लिए एक डाइटरी रिकमेंडेशन दीजिए। 5 मई 2024 को ICMR ने डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस सबमिट किया है या रिलीज किया है। उसमें एवरी डे एवरी पर्सन जो बीमार है या सही है 30 ग्राम ऑयल पर डे खा सकता है। और लंच में आपने कितना कहा? 10 ग्राम तेल खाया, तो 40 ग्राम 20 ग्राम का तो अभी भी अवेलेबल है ना। 30 ग्राम तेल तो भारत सरकार का सबसे बड़ा, भारत सरकार का नहीं, इस देश का नहीं, इस दुनिया का 100 साल से ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं। जो हमारी वायरस थी कोरोना की, वो उसी तत्वावधान में बनी है। ये चीज़ लोगों को पता नहीं होती ना। मतलब तो, ये सुनी सुनाई चीज़, मतलब मेरे दिमाग में ये आता है कि लोग बोलेंगे आपको फ्राइड नहीं खाना है, आपको तला हुआ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो। जो अभी हमने बात की ICMR ने रिलीज़ किया, ये चीज़ लोगों को पता नहीं होती कि हाँ इतना ग्राम कंटेंट आपका पता इसलिए नहीं होती क्योंकि जिनके डिफाइंड डेफिनेट एजेंडा है वो आप तक ये बात पहुंचने नहीं देंगे। और आपको कुछ भी देखो, आपने जो भी आइटम लिए, भटूरे को एक बार मान लीजिए छोड़ देते हैं, वो ऑयली है। मैं पूड़ी भी तो ऑयली बोलता हूँ। पूड़ी भी ऑयली हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट जो नाम आपने लिए, और इसीलिए मैंने पूछा था कि आपने ऑयली बोला और फ्राइड पे पहुंच गए, है ना। ठीक है। फ्राइड होना एक अलग बात है, ऑयली होना एक अलग बात है। फ्राइड ये है कि आपने समोसा, अभी समोसे में मुझे तो तेल टपकता हुआ दिखता नहीं है कहीं पे भी। अभी उसने उस हीटिंग की प्रोसेस में आप किसी को बेक करो या ऑयल के माध्यम से आप उसको हीट करो, समोसे में मुझे तो नहीं दिखता ऑयल। पूरी ऑयल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है इस स्टेटमेंट से। कौन सा स्टेटमेंट? मतलब कि हम लोग ऑयल, अब इसमें भी क्या होता है कि इसी से, जब आपने बोला कि जब वो तल रहा है, तो अब उसने तो उसको बेक करने के लिए या फिर उसको मतलब पकाने के लिए वो ऑयल यूज़ किया। अब इसमें भी लोगों का ये आता है कि नहीं ये वाला तेल नहीं यूज़ करना है, ये वाला तेल ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं बेनिफिशियल देखो कौन बताता है बेनिफिशियल? किसने बताया? किसने सर्टिफाई किया बेनिफिशियल? कौन बताता है बेनिफिशियल है? कौन बताता है? अब तो मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग रील देख के ही आ रहे हैं। नहीं, रील देख के बात मैं आपको बताता हूँ। कोई एक सर्टिफाइंग बॉडी होगी, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लेबोरेटरी के पास जाने की कि बॉस मेरे आपने कहा पराठे को सर्टिफाई कर दो, सर्टिफाई। और वो कह रहा है कि इसमें आपका बजट क्या है? उसने मेरे से पूछा इस टेस्टिंग का आपका बजट क्या है? इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट आगे लेके जाते हैं। मान लो मैं एक गोली बना रहा होता, मैंने एक गोली बनाई और आप कहते हैं सर्टिफाई कराओ, तो किससे सर्टिफाई कराऊंगा? किसी कंपनी से सर्टिफाई कराऊंगा। उसका पहला सवाल ये है, अच्छा पहला सवाल ये है कि आपका बजट कितना है टेस्टिंग कराने का? बजट कितना है? बजट कितना, उसका लिख के दिया। ये सारी चीज़ें तो मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहला सवाल टेस्टिंग कराने का बजट कितना है? मेरे को जो बजट दिया गया है 15 लाख रुपए का उन्होंने बजट दिया है। मैं रेडी हूँ स्पेंड करने के लिए। अगर कोई मुझे प्रोग्राम मुझे मिल जाए। अभी मैं उसको एक गोली बनाई और मैंने उसको गोली दी, सपोज आप ही एक एजेंसी है
और मैंने 15 लाख रुपए भी दिए, तो इसका निष्कर्ष मैं आपको ये कहूँगा बॉस लिख दे, ये बेकार की चीज़ है। मैं ये कहूँगा नहीं नहीं, मानव जाति के लिए बहुत, इसलिए 15 लाख दे रहा हूँ। नहीं, आप अच्छा तो ही लिखवाना अतुल चाहोगे। बाबू सब कुछ एड़ी चोटी का जोर ये लगा देंगे, शब्दों का ढेर लगा देंगे और कहेंगे अरे वाह 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 फैंटास्टिक है, इसको तो हमने 40 लोगों के ऊपर 50 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और ये तो कमाल की चीज़ है, इससे तो ऐसा हो गया वैसा होगा, लोगों की प्रसन्नता बढ़ गई, आनंद ही आनंद। ऐसा ही रिपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कोई इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज बैठी हुई हैं जो बिना पैसा लिए और कहे नहीं मैं इंडिपेंडेंटली रिसर्च करूंगा? रिसर्च का मतलब है यू नीड फंडिंग। वो फंडिंग कहाँ से आती है वो आप खुद ही समझ सकते हो, कौन देगा? 15 लाख सरकार दे सकती है। सुधीर आष्टा का आशा आष्टा का प्रोग्राम को टेस्ट कराना है, प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपए इस एजेंसी को देंगे जो टेस्ट करके आ, मैं ही दूंगा ना। मैंने एक गोली बनाई होती तो मैं ही पैसे दूंगा। ट्रू ट्रू ट्रू। अगर मान लो बिना नाम लिए मैंने एक कोला बनाया और वो कोला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो रिसर्च हो रही है। और रिसर्च होती क्या है? नहीं, नुकसानदायक है कोला तो। नहीं, मैं कोला की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल रिसर्च इज फंडेड। विदाउट द फंडिंग रिसर्च कैन नॉट हैपन, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपसे बताया जो मेरी फिलॉसफी को जो मैंने लिखा है 15 लाख रुपए का, उसने मुझे कोड दिया है, पॉडकास्ट के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ, पड़ा हुआ है मेरे लैपटॉप में, अभी भी पड़ा हुआ है, एंड आई एम रेडी टू पे दैट। लेकिन मैंने कहा मंडे को जो मैं आपसे मंडे को मीटिंग करते हैं, लेट अस सी। बट और जब रिसर्च मैं पैसे दूंगा तो मैं कहूँगा नहीं बॉस ऐसे नहीं लिखना। और वो जो रिसर्च है यू नो व्हाट डज इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? मेरे बिहाफ पे साइंटिफिक पेपर भी वो बनाएगा। अच्छा, एक्सपर्ट उनके पास बैठे हुए हैं, वो पेपर भी बनाएगा, पेपर को पब्लिश भी करवाएगा मेरे नाम से। ओके, मतलब उस 15 लाख में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मतलब जितने भी हम साइंटिफिक एविडेंस या फिर इट इज़ प्रूव्ड, इट इज़ टेस्टेड, जितना भी ये बात कर रहे हैं ये सब पेड एंड मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा? एनएफएस ने क्या लिखा है कि 56% या 53% भारतीय खाने की वजह से बीमार हैं। तो इसका मतलब खाना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और हमने ये भी कहा, सरकार ने इनको एक मैंडेट दिया, ICMR NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन को, कि आप स्टडी कीजिए और भारतीयों का खाना ठीक कीजिए। और उसने 2019 से 2023 तक बहुत लंबी रिसर्च की है, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है, और 2024 में एक डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस निकाला है। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके अंदर नाम लिखे हैं, ये कोर ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑपरेशनल ग्रुप है, ये साइंटिस्ट वो लिस्ट लंबी। और उसका जो 4 नोट लिखा है, देश के एक बड़े सबसे बड़े व्यक्ति ने उसका लिखा है, इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है। तो आप मुझे बताइए, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी गाइडलाइंस, डाइटरी गाइडलाइंस जो 56% भारतीयों के स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं, यानी कि जो 70 से 80 करोड़ लोगों के जीवन को निर्धारित करती हैं, उसके ऊपर रिसर्च करने में, एक्सटेंसिव 4 साल की रिसर्च करने में कितना पैसा आया होगा? जस्ट एक बॉल पार्क फिगर बताइए, कितना पैसा लगा होगा? करोड़ों में लगा होगा। करोड़ों में लगा होगा। कितनी मीटिंग करी होंगी? काफ़ी मीटिंग हुई होगी, हर समय मीटिंग्स हो रही होंगी, बैठे हुए लोगों को इन्वॉल्व किया होगा, इसको ये खाना खिलाओ, क्या रिजल्ट है, इसको ये खाना, ऐसा ही हुआ होगा। मैंने उनसे पूछा, कैसे पूछा? RTI के माध्यम से पूछा, इस रिसर्च में आपका कितना खर्चा आया? अच्छा, मुझे क्या जवाब मिला होगा? इस रिसर्च के ऊपर जो एक्सटेंसिव रिसर्च है, 0 खर्चा हुआ है। मीटिंग कितनी हुई है? ऑनलाइन मीटिंग हुई है। मैंने उनसे पूछा, आपने इनको कितने लोगों के ऊपर, भाई किसी को खिलाना चाहिए ना। आपने कहा कि मैंने थाली, मील ऑफ द डे, थाली ऑफ द डे ऐसी बनाई है जो एक हाईली, मतलब एक नॉर्मली एक्टिव व्यक्ति के ऊपर जो 40-45 साल का है, उसको ये खाना खाना चाहिए। मैंने कहा कि आपने कितने लोगों के ऊपर इसको ट्रायल किया? क्या 5 लोगों? वो कहते हैं ये, अच्छा, ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं किया, ये सारी की सारी जूम के ऊपर ऑनलाइन मीटिंग होके वो रिपोर्ट आ गई है, जिसपे कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, कोई भी मीटिंग प्रैक्टिकली नहीं हुई है, और उसके ऊपर 70 करोड़ भारतीयों का जीवन आधारित है। ये होती है साइंटिफिक एविडेंस। ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिसको ट्राइड एंड टेस्टेड बुलाया जाता है। मैंने इसीलिए इस पॉडकास्ट को मिथ बस्टर बोला। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई ये इस रिसर्च के बारे में। एंड बहुत सारे रिसर्च जो हो रही हैं, शायद हम उसका सोर्स कभी खोजते भी नहीं हैं। बस अगर किसी में थप्पा लगा हुआ है तो हम बोलते हैं कि हाँ यार ये तो सच होगा, होगा। कुछ एक और सच है जो
लोग मानते हैं या फिर बिलीव करते हैं, ये बोला जाता है कि आप ना ज़्यादातर फ्रूट्स का कंजम्पशन करो। तो पहला सवाल है कि क्या ये मिथ है कि आप ज़्यादातर अपनी डाइट में फ्रूट्स लेके आओ, और क्या सही तरीका है फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का? फ्रूट, किसी भी चीज़ को जब आप इनअप्रोप्रिएट मात्रा में खाते हो तो वो जीवन में तबाही लाता है। और ये एक बाबा जी बैठे हैं जो कहते हैं 12 बजे तक आपको ओनली फ्रूट खाने चाहिए। और कितने खाने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि मान लो मुझे 5 किलो खाने तो 5 किलो खा लो। वो ये कहते हैं कि आपका शरीर का जो वज़न है उससे 10 ग्राम पर उसके हिसाब से खाने चाहिए। मान लीजिए आप 100 किलो के हैं तो 10 मतलब 1000 ग्राम आपको फ्रूट खाने, यानी 1 किलो फ्रूट। 12 बजे तक आपको ओनली फ्रूट खाने इतना। ये बाबा जी कहें जो मर्जी, इनका कहने का तात्पर्य ये है अतुल जी कि आपको खाना नहीं खाना है, मतलब पराठे नहीं वही खाने। हो गया, हम लोग बैक टू स्क्वायर वन ही पराठे नहीं खाने, फ्रूट खा लो। इनसे थके हारे, और ये खाना लंच में भी नहीं खाने दे रहे कि 12 बजे तक चलो मैंने फ्रूट खा लिए। तो क्या मैं 12:01 पे क्या मैं पराठे खा सकता हूँ? क्या मतलब अब ये जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे बोल के छोड़ देते हैं और इसको नाम दे देते हैं कि ये मैं XYZ हूँ, मेरी डाइट ऐसी वाली है। फिर ये कहते हैं लंच में आप जो मर्जी खाना चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। लोग कहें अच्छा खाना खा सकता हूँ, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहले आप प्लेट 1 खाएंगे जिसके अंदर आपका शरीर का जो वज़न है उससे 5 ग्राम सलाद खाएंगे। अभी सोचिए, जो इन जद्दोजहद में लगा है वो कम से कम 80 किलो का तो होगा, तब तो ज़्यादा वेट, तब तो वेट कम करने की आपको हमको तो वेट कम करने की जद्दोजहद है नहीं। ठीक है, 80 किलो। अभी 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 400 ग्राम सलाद उसको पहले खाना शुरू करने से पहले 400 ग्राम सलाद खानी है, जिसमें ककड़ी हो सकती है, टमाटर हो सकता है, गाजर हो सकती है, मूली हो सकती है। अभी आप कॉमन सेंस से इमेजिन कीजिए, 400 ग्राम आप बैठे हुए गाजर मूली कचर कचर करके चल रहे हो, खाने की जगह बचेगी? एक गस्से की भी जगह बचेगी? कम बचेगी। मतलब थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, एक व्यक्ति 400 ग्राम ही खाना खा सकता है। बट ये बहुत कॉमन चीज़ आप बोल रहे हो। ये मतलब अगर कोई वेट लॉस नहीं भी कर रहा है तब भी उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप खाने से पहले ये खाओ, मतलब जितने भी फ्रूट्स। सभी लोग दुनिया के कन्वेंशनल मेथड बोलो, अनकन्वेंशनल बोलो, प्राइवेट मेथड बोलो, पर्सनल मेथड बोलो, सारे मेथड आपको खाना खाने नहीं दे रहे हैं। चाहे इस रास्ते वो शब्दों का निर्माण ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लगे हाँ यार मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि कुछ खाने नहीं दे रहे, खाने ही नहीं दे रहे। और हम कह रहे हैं कि पहले खाने पे ध्यान दो। हम कभी भी सलाद की बात तो हम कर ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ लंच में दाल चावल रोटी सब्जी, सलाद का जिक्र किया नहीं। हम कह रहे हैं आलू नाश्ते में आलू पराठा खा लो, सलाद का जिक्र किया नहीं किया। हम कह रहे हैं बॉस आप दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, उसके बाद थोड़ा बहुत मन करता है सलाद वलाद खाने का बने तो खा लो, डजेंट मैटर। बट क्या इंपॉर्टेंट है? दाल चावल रोटी सब्जी जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रूट भी खाना है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो समय है केवल वहाँ पे आपको फ्रूट खाने का है। जो आप जाने कि कहाँ पे, तो बीच में आपको फ्रूट खा लेना है। फ्रूट जब खाने बैठेंगे नापातोली कुछ नहीं करनी कि अब मेरा वजन इतना और मेरे फ्रूट का वजन इतना, कुछ नहीं। पेट भर के खा लो, आराम से खा लो, जितने खाने, 40 लीची 50 लीची, एक पूरा तरबूज, जितना खाना है खा लो, उसी से जीवन में कल्याण है। लोग बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ में, गिनते रह जाते हैं जो इस वेट लॉस में होते हैं। यार ये 10 ग्राम मैंने ये ले लिया, 20 ग्राम ये ले लिया। एक ऐप खोलेंगे उसमें अपनी कैलोरीज गिनते रहेंगे, फिर लास्ट में लिखा चोखा आता है। मेरे को लगता है शायद लाइफ भी जीना बहुत खत्म हो जाता है उनका। दिन भर सुबह से ये सोच रहे होते हैं मुझे ये खाना है, वो खाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अच्छा, सुबह की शुरुआत होती है पानी से। पानी पे भी मैं आ रहा था, हमें इस तरीके से बताया जाता है कि आप इस तरीके का पानी पीजिए, या फिर सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के या फिर कुछ और करके कीजिए। तो क्या पानी का क्या महत्व है वेट लॉस में, और किस तरीके से मतलब हमें? नहीं, सब पानी का वेट लॉस में नहीं। देखिए वेट लॉस की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब वजन बढ़ा हुआ है उसको अपन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वजन बढ़ा हुआ क्यों? सबसे पहले तो हम ये देखें कि वजन बढ़ा हुआ क्यों है, तब तो उसको कम करें, तब तो उस रीजन को निकाल लेंगे। और वजन बढ़ता क्यों है? बेसिकली खाना न खाने की वजह से वजन बढ़ रहा है। अब आप जब खाना नहीं खा रहे हो तो ये एक्सपर्ट क्या आपको एडवाइस देते हैं कि अगर आपको भूख लगती है, क्या करूं? पानी पी लो। हाँ, ये मतलब मैं ये कॉमन ही पूछ रहा हूँ। पानी पी लो, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो, पेट भर लो एकदम, है ना। और कि उससे भूख मिट जाएगी क्या? आप कितनी देर पोस्टपोन कर सकते हो? 1 घंटा,
1.5 घंटे फिर भूख लगेगी, फिर आपको समझ में, फिर दिमाग काम करना करता है बंद। आप खोलते हो फ्रिज का दरवाज़ा या कैंटीन में जाते हो और जो मिलता है बॉस ला तो खिला, अब तो टॉलरेट होता नहीं। अगर इसी रास्ते को आपको एडहॉक पे ना ले जाके अगर मैं आपके जीवन को डिफाइन कर दूं, अतुल जी लंच का टाइम हो गया बॉस, दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, दो जो दाल खानी है। अरहर की अच्छी लगती है? नहीं बॉस, मैं तो उड़द की दाल खाता हूँ, मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मुझे उड़द की दाल ही बहुत अच्छी लगती है, तो उड़द की दाल खा लो। कोई कहेगा नहीं मैं तो नागपुर का रहता हूँ, मुझे तो अरहर की दाल हमारे खेत में उगती है, मुझे अरहर की दाल बचपन से खाई है, तो खा लो। कोई जो मान लो उड़ीसा में बैठा है कि नहीं हम तो मसूर की दाल ही खाते हैं, तो मसूर की दाल खा लो। कोई कहेगा मैं तो चिकन ही खाने का पसंद होता है, तो चिकन खा लो। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? जो व्यक्ति का जो पसंदीदा खाना है, हम तो कोई फोर्स नहीं कर रहे। आलू का पराठे से जैसे अगर हम बात करते हैं, शुरुआत हमारी उसी से हुई, आलू के पराठे से हुई, है ना। जैन समाज के लोग तो आलू का पराठा नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग, तो मत खाओ। आलू के पराठे का मतलब है आपका मनपसंद खाना, क्योंकि आलू का पराठा 99% लोगों का मनपसंद खाना होता है, इसलिए हम उसका जिक्र कर, लेकिन हम उसको क्वालिफाई करते हैं। व्हाट डज आलू का पराठा मीन? आलू का पराठा मीन्स आपका मनपसंद खाना जो आपके टेस्ट के अनुसार बनाया होता है और जो पेट भर के खाया जाता है, दैट इज आलू का पराठा। मतलब इतना पानी नहीं पीना है कि आपका पेट भर जाए और फिर आप कुछ खा ना पाओ। पानी पानी आपको उतना, जब प्यास लगे तो पानी पीना है। नहीं, हर बार यही मैं आपसे दोबारा इस क्वेश्चन में इसलिए आया क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब आप वेट लॉस करना चाहोगे तो ये हिदायत दी जाती है, और फिर मुझे अभी समझ में आया कि क्यों दी जा रही है, क्योंकि आपको खाना खाने से रोका जा रहा है कि आप कम खाना खाओ। ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी खूबसूरत शब्दों का निर्माण कर लें, देखिए कविता हम सब ने हिंदी कविता पढ़ी है और उसमें एक होता है शब्दार्थ, क्योंकि मान लीजिए तुलसीदास जी द्वारा रचित जो कविताएं हैं उनकी भाषा ऐसी होती है, या पुराने ज़माने में मान लीजिए रसखान जी कुछ लिखते थे, उनकी भाषा ऐसी है जो शब्द हमको नॉर्मल भाषा में समझ में नहीं आते। तो एक होता है शब्दार्थ और दूसरा होता है भावार्थ। शब्दार्थ जो भी मर्जी हो, लेकिन भावार्थ ये होता है, इन सभी का भावार्थ ये होता है कि बॉस खाना नहीं खाने का है। ट्रू, यही होता है। आप फ्रूट खाओ 12 बजे तक, सर फ्रूट खाइए जो अच्छा। कहने का तात्पर्य ये कि खाना नहीं खाना है, आपके शरीर में पराठा घुसना नहीं चाहिए। अगर आपको ये कह रहा है कि बॉस खाने में जो मर्जी खाइए, लेकिन उससे पहले आप एक प्लेट भर के सलाद खाइए और फिर जितना मर्जी पराठे, अरे बचेगा नहीं बाबा जी, जगह बचती नहीं 3 दिन के बाद बचेगी। अरे कैसे बचेगी? मेरी जगह ही 400 ग्राम की है ना पेट में। कोई व्यक्ति ऐसा देखा आपने कि जो आज 2 रोटी से शुरू किया और परसों जाके 5 रोटियां हो गई, धीरे धीरे आपका भूख बढ़ गई? ऐसा होता है क्या? भूख खुल सकती है कि आज आपको भूख लग नहीं रही है। जैसे मैं 2 रोटी खाता हूं तो 2 रोटी मतलब मुझे पता नहीं मैं कब से 2 रोटी खा रहा हूं, पेट भर के मेरी रोटी 2 आती हैं, चावल और दाल सब्जी तो आ ही रहा है, और 2 रोटियां ही मेरे। और मैं ऐसा नहीं कि समय के साथ खाते खाते मैं आज 50 रोटियां खाना शुरू कर दिया, ऐसा होगा क्या? नॉनसेंसिकल बातें करते हैं लोग, सारी की सारी कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आया बोलते हैं, लेकिन लोग सोच नहीं रहे हैं। लोग हमको तो क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जितने भी लोग उनके जीवन को तबाह करने में लगे हुए हैं, उनके किसी भी वक्तव्य को क्रिटिकल एनालिसिस होने की कोशिश नहीं, ना वेरीफाई ना एनालिसिस, कुछ नहीं, बस एक मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने जो शुरू में बात किया कि 1 ट्रिलियन की बिकॉज ये देखिए अतुल जी, जितने भी ये मेथड है कहीं ना कहीं ये कैलोरी कंसेप्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं। अगर आप फ्रूट नहीं खा रहे हो तो वो भी कैलोरी कंसेप्ट के साथ अलाइन कर देते हैं कि खाना नहीं खा रहे हो, कैलोरी उतनी जा रही है, तो ये कहेंगे हाँ एज लॉन्ग एज आपकी कैलोरी डेफिसिट है, 700 कैलोरी डेफिसिट है, इट्स ओके विद मी। और हम कह रहे हैं हम तो अगर कैलोरी नापोगे हम तो 3000 कैलोरी आपको दिन में खिला रहे हैं, और दुनिया की सारी बीएमआर ये कहेगी कि अतुल जी का बीएमआर तो 2000 है और उसको 1200 1700 1300 कैलोरी खानी चाहिए। हम कहते हैं 3000 कैलोरी खानी चाहिए आपको, तभी जीवन में कल्याण होगा। हमारे मील प्लान को अगर कोई देखेगा तो 3000 कैलोरी मिनिमम निकलेंगी। मतलब जो कन्वेंशनल वे ऑफ काउंटिंग द कैलोरीज है उसमें तो 3000 4000 तो पक्का पहुंच जाएगा, बिल्कुल जाना ही है। और मेरे पास तो सारा डाटा है, जिसको आगे करना है कर ले। हम तो इससे भी कह रहे हैं कि भाई आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर लीजिए, पुराने एग्जिस्टिंग डाटा पे कर लीजिए, नहीं तो नया डाटा ले लीजिए, लेट अस सी क्या निकलता है। नारियल का पानी का भी कोई महत्व है वेट लॉस में? नारियल का पानी होता ही नहीं है। नारियल का पानी तो प्योर पॉइजन होता है। ये अब इतना कुछ चलता है कि नारियल का पानी से वेट लॉस होता है। ओके, एक चीज होती है बड़ी अच्छी सी जिसको ग्राउंड नट कहते हैं, पीनट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीनट। और हिंदी में क्या कहते हैं? मूंगफली। ठीक है, अभी पीनट बोलने से वो नट हो गया? नट नहीं होता है। पीनट और ग्राउंड नट नहीं होता है, वो
फली होती है, बीन होती है, मूंगफली, हिंदी में उसका नाम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, किसी को नट कह देने से वो नट नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से किसी को पानी बोल देने से वो पानी नहीं होता है। बैटरी में, हमारी जो बैटरी होती है उसमें एक एसिड डलता है और वो पानी में मिला के डलता है। अगर आप उसको निकाल लो बाहर तो बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। आप उसको पी सकते हो? नहीं। डिस्टिल वाटर तो वाटर ही होता है। क्या आप उसको पी सकते हो? क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि पॉइजनस होता है, शरीर के लिए बहुत ही डैमेजिंग होता है। नारियल पानी करके आप देख लीजिए, मैंने अभी लिंक्डइन पे डाला है, नारियल पानी एक बंदे ने पिया, मर गया, अगले ही दिन मर गया, हॉस्पिटल के अंदर जाके मर गया। बहुत लोगों का मॉर्निंग रूटीन है ये नारियल पानी। बीमार कर रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, मैं कई लोगों से ये पूछता हूँ, हमारी जो वीकली वेबिनार होती है ट्यूसडे की, उसमें भी ये मैं बताता हूँ, क्या आप पानी में से रबड़ी बना सकते हो कि पानी को गर्म करते चले जाओ, गर्म करते चले जाओ? रबड़ी कब बनेगी पानी में से? एक सफ़ेद रंग का पानी होता है जिसमें रबड़ी घुली होती है पानी में, और उस पानी को आप कहते हो मिल्क। ठीक है। तब उसको, क्योंकि उसमें रबड़ी घुली होती है और वो सफ़ेद, उसको जब आप गर्म करते हो पानी पानी उड़ जाता है और रबड़ी बच जाती है। यस और नो? पानी से तो रबड़ी नहीं बना सकते, लेकिन दूध से बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि उसमें रबड़ी होती है, ठीक है, इसलिए बना सकते हो। पानी उड़ गया, रबड़ी बच गई। नारियल का तेल में से जब, नारियल में से जब पानी उड़ जाता है तो क्या बचता है? सूखा नारियल, खोपरा बचता है ना, उसको खोपरा बोलते हैं। उसमें से पीस के तेल निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। इसका मतलब नारियल का पानी पानी नहीं होता है, वो तेल होता है। और पानी में तेल घुल सकता है? नहीं, पानी के नहीं घुल सकता ना। लेकिन इसका मतलब इसमें तो घुला हुआ है। अच्छा, कैसे घुला है? क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल हैं, उन केमिकल की वजह से ये तेल पानी में घुल गया। आपको वो पानी लगता है, लेकिन हाईली डैमेजिंग है वो आपके स्वास्थ्य के लिए। उसमें इतने केमिकल हैं, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सेल का मतलब यही, हमारा जो सबसे सूक्ष्मतम होता है, सेल का मतलब यह है कि वहाँ पे बिजली पैदा होती है जो शरीर की प्रोसेस को चलाती है। जिस दिन वो बिजली बंद हो गई, शरीर का बंद हो गया। इसलिए टैकोमीटर भी लगाते हैं ना, यहाँ कौन सा मीटर होता है यहाँ पे लगता है जो टैकोमीटर, हाँ कुछ होता है जिससे कि आपकी पल्स देता रहता है, वो शरीर को, उसकी बैटरी भी बदली जाती है। तो इसके जो केमिकल्स हैं शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स का सत्यानाश करते हैं, और कोई भी जा सकता है। क्यों पीना? आपको पीना है तो सादा पानी पी लो ना। ये 50 रुपए का 60 रुपए का नारियल, पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है, कोई ना कोई बताया होता है। मतलब बेसिकली वही बात हो गई कि किसी के मुंह से सुन के अब लोग इतने परेशान होते हैं सर वेट लॉस के लिए, कि किसी ने बोला कि भाई ये ट्राई करके देख ले, इससे कुछ हो जाएगा। तो आदमी को क्या चाहिए होता है? एक होप ही चाहिए होता है। तो नारियल पानी भी एक होप है। हाँ। मैं अभी जितने भी क्वेश्चंस बात किए सारे होप्स ही हैं हर किसी को, जो कहीं ना कहीं से उनको नारियल पानी वजन बढ़ाता है, स्वास्थ्य को बहुत बीमार करता है, और ये बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसमें प्योर फैट होता है, तेल ही है ना, तेल तो प्योर फैट है। और किसी को एक्सपेरिमेंट करके देखना है, मैं कहता हूँ एक नारियल का पानी का एक ग्लास लीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन ही पता चल जाएगा। हम तो इसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या आपको कल ही पता चल जाएगा। जब आप दूध को उबालते हो उसमें मलाई आ जाती है ना, इसको भी पानी को रख के देख लो ना फ्रिज में, कहाँ प्रॉब्लम है भाई। एक दिन नारियल कटा के लाओ या जैसे भी करना है उसको रख दो, तेल तो तैरने लगेगा। चलो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑडियंस ये ट्राई करेंगे, और लिखें कमेंट में भी, लिखें आप में भी लिखें आपको तेल मिला कि नहीं मिला। एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है सर, और इंडस्ट्री का जो हमने 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की बात की उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। पहला चीज़ ये आपको कोई ना कोई यही बताया कि भाई आप फास्टिंग करना शुरू करो। मेरे भी ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इससे सच में फ़ायदा होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं उसके। आपके ऑफिस वाले कौन सा वाला अपना 16:8 वाला, 16 घंटे भूखे 8 घंटे वाला, ये आया कहाँ से कंसेप्ट? कोई तो बताना चाहिए, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? ठीक है, तो ये जब आया, मैं आपको इसकी पूरी बताता हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये किसी ने ईजाद किया, 40 से 44 के बीच में कहीं पे ये ईजाद किया गया। इसको सर्टिफिकेशन कौन देगा? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको सर्टिफिकेशन दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की एक चीज़ होती है। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो शरीर अपने जमा फैट को खाने लगता है और अपने शरीर को रिपेयर भी करता है, जिसको शायद ऑटोफेजी कहते हैं, और आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। और सभी लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है।
ठीक है। यही और वाक्य है सब पूरा लोगों का ने पूरा। इसके अंदर रिसर्च किया, सब हाँ फास्टिंग करनी चाहिए, इंटरमीडिएट। 18 मार्च 2024 को उसी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है 80 साल के बाद कि मैंने 20,000 एडल्ट के ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी की है इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8, और मैंने ये पाया है कि जब आप भूखे रहते हो तो आप अपने दिल को बहुत कमज़ोर कर लेते हो। अच्छा। और हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत खतरनाक है, किसी को भी करनी नहीं चाहिए। मरना है किसी को तो एक अलग बात है, जीवन जीने के लिए तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। कोई भी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है, जीवन जीने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम द हाईएस्ट बॉडी ये एग्जिस्ट करता है। AHA की साइट पे जिसको जाके देखना है वो देख ले। और ये एग्जिस्ट करता है और लोग आंख बंद करके ये फॉलो अब ये कह रहे हैं ये रिसर्च तो बेकार है क्योंकि सबकी दुकान बंद हो गई। अभी तक मान लीजिए मैं आपको कहूँ भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दीजिए, और कल को मैं किस मुंह से आपको कहूँगा? आप तो मेरे पास आए थे एज एक्सपर्ट समझ के, मैंने एक्सपर्ट बन के आपको कहा अतुल बाबू इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, आपने शुरू की, और कल को सडनली मैं कहूँ मत करो यार, वो कहेगा तुम कैसे एक्सपर्ट हो? इसलिए अब ये क्या करें, रिसर्च खराब है। दिस इज व्हाट दिस पीपल आर सेइंग। सही बात। चलो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी मिथ हटा हमारे दिमाग से। सर आप वेट लॉस में एक्सपर्ट हो, मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर मैं क्वेश्चन अगर थोड़ा रिवर्स कर दूँ, जी, अगर किसी को वेट गेन करना है, बहुत लोग उससे भी परेशान होते हैं। वेरी नाइस। अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर दूँ, अब उन लोगों के लिए भी ये पॉडकास्ट हो जाए, अगर किसी को बहुत वेट अच्छी बात गेन है, करना बहुत है अच्छी तो। बात है, फैंटास्टिक। वेट कम करना, किसी को कम करना है, अब गेन करना है किसी कम करना है मतलब क्या चीज़ कम करना है? वेट गेन करना है। नहीं नहीं, गेन करने का तो सवाल पे मैं आऊँगा, बट मैं वहाँ से आ रहा हूँ। कम करना मतलब फैट, मतलब आपका वजन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए उसको कम करना है। कम करना है, ठीक है। मतलब किससे ज़्यादा है? मतलब ज़्यादा मतलब क्या मैं हुआ? अगर एक BMI निकालता हूँ, बॉडी मास इंडेक्स निकालता हूँ, फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक बॉडी अगर मेरी इतनी हाइट पे है, या फिर मतलब वैसा मैं है। समझा। हाँ, यानी कि कहने का मतलब ये BMI भी अल्टीमेटली दो चीज़ों का एक रेशो है, उसको BMI बोलते हैं, राइट? सो यानी कि एक BMI तो परफेक्ट BMI होगी कि भाई इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, हाँ, उसको स्टैंडर्ड वेट बोलते ठीक हैं। है, हाँ। वो आप जब मर्जी कैलकुलेशन से आओ, इस रास्ते से आओ, BMI के रास्ते से, या नॉर्मली आप आ जाओ, तो एक भारतीय नारी की या मेल की भी आप कहें, एक स्टैंडर्ड हाइट जो एवरेज हाइट है, जब डाटा हम देखते हैं पूरे भारत का, तो 5 फुट से लेके 5 फुट 3 इंच के आसपास का एवरेज हाइट होती है, ठीक है। ओके। और ये जो BMI वाला कैलकुलेशन, अगर हमने कहा ये BMI स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसको अगर आप 5 फीट की हाइट से अगर उसको मेजर करते हो तो आपका वेट जो है 58 kg के आसपास होना चाहिए। इसको और करें, क्योंकि 5 फुट से 5 फुट 3 इंच है, यानी कि आपका वजन अगर 50 किलो से लेके 60 किलो के बीच में है, 52 से 58 के बीच में, तो आपका वेट बिल्कुल ठीक ठाक है। उससे ज्यादा का जो वेट है, इट इज कंसिडर्ड एक्सेस वेट, जिसे हमें कम करना है। ठीक है। स्टैंडर्ड वेट कितना है? 50 से 60। ओके। तो जब हम रूटीन ठीक करते हैं ना, तो आपका जो वजन है वो स्टैंडर्ड वेट की तरफ आने लगता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो। बिल्कुल सही बात कही आपने, ओके। तो वो स्टैंडर्ड वेट की तरफ आने लगता है, और ये सारी की सारी जो धरती है, वो जो दुनिया है, वो स्टैंडर्ड चीज़ की तरफ आने लगती है। सोने में रस्ट नहीं लगता, सोना सोना रहता है, लेकिन लोहे में रस्ट लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि लोहे का जो स्टैंडर्ड प्रारूप है वो Fe3O4 है, और जब आपने उसको रिफाइन कर दिया तो वो रस्ट पकड़ के, ऑक्सीजन पकड़ के फिर वापस उसी चीज़ में आने की कोशिश करता है जो वो नेचर में जैसा पाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर नेचर ने आपको 53-55 kg के हिसाब से बनाया है, तो अगर आप नीचे हैं तो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर हैं तो नीचे आ जाते हैं। इट इज़ लाइक दिस। मतलब लाइफस्टाइल और रूटीन अगर आप ठीक करते हो तो कम वजन भी। अब हमारे पास एक लेडी ने जो 90 दिन के हमारे प्रोग्राम में जहाँ 9 किलो कम होता है, वहाँ पे डॉक्टर रुपिंदर का वज़न 9 किलो 7 किलो बढ़ा भी है। तो वज़न बढ़ता भी है और वज़न कम भी होता है इसी रूटीन से। सही बात है कि हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट में या फिर नेचुरल स्टेट में आते हैं अगर हमारा रूटीन ठीक हो जाए तो। जी। एक और मिथ है सर कि थोड़ा सा अलग टाइप का मिथ है, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि उससे वेट बढ़ता है अल्कोहल कंज्यूम करने से। इज इट ट्रू? जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। मैं इसको अलग तरीके से लूँगा। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो वज़न कभी भी बढ़ेगा नहीं। कम होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात हो जाती है, बट वज़न बढ़ेगा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप पीजिए,
अगर आप 24 घंटे खोल के बोतल बैठे हो तो एक अलग बात है, बट व्हाट वी आर सेइंग कि कोई भी व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति अल्कोहल कब पीता है? जब वो एक सेलिब्रेशन के मोड में होता है। यस और नो? ठीक है, दुखी भी हो सकता है। हाँ, देखो दारू पीने वालों को बहाना चाहिए होता है ज्यादातर तो दुखी देखो पीते सुनो हैं। मेरी बात, दारू पीने वालों को बहाना चाहिए होता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। जैसे जब हम कॉलेज के ज़माने में होते थे, ओहो अभी तो पेपर अच्छा हो गया तो पी ली, पेपर खराब हो गया तो पी ली, अभी छुट्टियां हो गई घर जाएंगे तो पी ली, घर से वापस आ गए तो पी, वो एक अलग बात हो जाती है। बट सेलिब्रेशन के आपको कारण ढूंढने भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं दुखी रहने के तो कारण हमेशा लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के भी आपको कारण ढूंढने चाहिए। जब आप सेलिब्रेशन के मोड में अगर हर दिन रहोगे तो ये प्रॉब्लम कोई भी चीज़ दे सकती है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि अगर आपने अमृत की भी अधिकता की तो वो भी पॉइजन का काम कर सकता है, और एक लिमिटेड, एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में कोबरा का जो जहर होता है वो भी दवाई का काम करता है, कर सकता है। तो अगर किसी भी चीज़ की अधिकता करोगे तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर लिमिट में कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है? आप समझिए ना। पता नहीं लोग पॉडकास्ट में ये मत कमेंट करें कि अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। हम हर चीज़ को, हम किसी भी चीज़ को डिमोट करते हैं। हम जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए खराब है, स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ें खराब है मैं आपको बताऊं कि देखिए, आप कार चलाते हैं, कार का जो फ्यूल है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपकी कार, आपने मर्सिडीज़ ले ली, मान लीजिए बहुत बढ़िया मर्सिडीज़ ले ली या रॉयल्स रॉयस ले ली, ठीक है, और उसके एग्जॉस्ट में आपके पड़ोसी ने डर के मारे एक गुल्ला बिठा दिया, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी क्या? नहीं। कैसी भी गाड़ी हो, 10 करोड़ की गाड़ी भी हो, 1 रुपए का लकड़ी का गुल्ला अगर एग्जॉस्ट में लगा दिया, यानी कि कंबशन होना, इंजन का अच्छा होना तो ज़रूरी है, एग्जॉस्ट का होना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से आप क्या खा रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसका अगले दिन निकल जाना भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी चीज़ ने आपके सिस्टम को चोक कर दिया तो वो स्वास्थ्य के लिए खराब है। क्या चीज़ चोक करती है आपके सिस्टम? आपने खा तो लिया लेकिन निकल रहा नहीं है। क्या चीज़ होती है? काजू बादाम अखरोट पिस्ता, ये आपके सिस्टम को चोक करते हैं। भिगोने के लिए, भिगो के खाने के लिए बोला जाता है। अभी जो आपने ड्राई फ्रूट्स के मैं उस पर आता हूँ अभी। जवार, बाजरी, रागी, नाचनी हजम नहीं होते हैं, इसलिए जब कोई चीज़ हजम नहीं होगी तो वो आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देगी कि नहीं कर देगी? ब्लॉक कर ही देगी। तो इसलिए ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए ख़राब होती हैं। बाकी सब चीज़ें तो आप डेफिनेटली खा ही सकते हो, कहाँ प्रॉब्लम है? कुछ भी तो खाओ। चाहे आप, जो आपने अल्कोहल की बात की, वो तो सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर रही। और हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड इस देश के ऑथर हुए हैं खुशवंत सिंह जी, 97 ईयर की एज में उनका देहावसान हुआ, लेकिन वो तो रोज 4 पैक पीते थे। तो क्या प्रॉब्लम है? 97 तक की उम्र तो बहुत अच्छी उम्र है ना। जिम वाले तो 40 साल में टपक रहे हैं। फिर वही बात आ गई, इसमें अल्कोहल में भी कैलोरीज की बात आ जाती है कि कैलोरीज बहुत कुछ नहीं होता। कैलोरीज इज नॉनसेंस कंसेप्ट। मैं प्रूव करने में लगा हुआ हूँ, इसको डिसप्रूव करने में लगा हूँ। लोग खुद ही कह देंगे। भाई मैं तो, देखिए, आपके सारे पॉडकास्ट के माध्यम से और ओपनली मैं सबसे कह रहा हूँ, जो कमेंट में भी लिखते हैं, मैं कहता हूँ बॉस मैं आता हूँ आपके पास 5 आइटम लेके, जहां बुलाना है बुलाओ, मुझे कैलोरी मेजर करके दिखा दो। कैलकुलेट करने की बात मत करना, मेजर करके बता दो कि इधर मैंने समोसा रखा, उधर मुझे उसका कैलोरी मिला। सिंपल सी बात है। जिसको जहां बुलाना है बुला ले। मेरे तो सारे चैनल्स ओपन है, बाकी सब तो बंद करके बैठे हैं। हमारा तो नाम, चैनल भी नाम से है, हमारे सारे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, ईमेल भी, सब कुछ दिया हुआ है। बाकी सब तो छुपा छुपा के अपना नाम दिखाते नहीं, नंबर होते हैं कहीं पे। अब आपने बात कही रात को भिगो के खाते हैं। क्यों खा रहे हैं? अखरोट को भिगो दिया तो क्या होगा? अगर आपने बादाम को भिगो दिया 12 घंटे का, 100 साल भिगो दो तो क्या होगा? बादाम तो बादाम ही रहेगा ना। अगर आपने किशमिश भिगो दी तो वो अंगूर बन सकती है सुबह तक। बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, मतलब फूल जाती है। फूल, उसी को तो अंगूर कहते हैं। हाँ। फूले हुए किशमिश को ही अंगूर कहते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन बादाम तो कुछ नहीं बन रहा। बादाम फूला क्यों नहीं फूलता? क्योंकि पत्थर है, बीज है, बीज है, इसलिए नहीं फूलता। नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा, इसीलिए नुकसानदायक। जिसको पानी नहीं फुला सकता तो आपका शरीर क्या करेगा? किशमिश जब अंगूर बन जाती है तो हम ये कहते हैं, हुजूर जिसको खाना है वो किशमिश क्यों खानी? ये किशमिश 100 साल पहले इसका रेलेवेंस हो सकता था कि नासिक में उगी, जैसलमेर वाले को खानी है। अगर अंगूर भेज दिया बैलगाड़ी में लाद के तो जब तक वो पहुंचेगा तब तक अंगूर बचेगा कि सड़ चुका होगा? है ना? तो इसलिए ये जितने भी लोग थे, बुद्धिमान थे, ये इसको सुखा लेते थे, सन ड्राई कर लेते थे कि जिससे पानी की वजह से चीज़ें सड़ती हैं, इसलिए पानी सुखा दिया,
वो किशमिश बन गई और उसको जैसलमेर भेज दिया। जैसलमेर वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान था, उसने उसको पानी में भिगो दिया, रात भर भिगो दिया। उसको पता था कि अगर पानी उड़ गया तो इसमें न्यूट्रिशन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, भयंकर रूप से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और मैं 10, 12, 20, 50 किशमिश खा गया तो सत्यानाश होने वाला है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसलिए वो लोग क्या करते थे, इसको पानी में भिगो देते थे। जो किशमिश थी वो किशमिश न रह के अंगूर बन जाती थी, और आपने अंगूर को ग्रहण कर लिया। एक ड्राई फ्रूट में और फ्रूट में क्या फ़र्क होता है? जीवन में, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब में 70% पानी है, चाहे वो ककड़ी हो, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो आपका शरीर है, और चाहे वो धरती है। अगर इसमें से पानी निकल गया तो पता नहीं क्या उसका असर होने वाला है, हम अपने दिमाग से खुद ही समझ सकते हैं। और आप एक बात और बताइए कि जब कोई चीज़ सूख रही है कहीं पे, उसमें बैक्टीरिया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर उसको आपने ट्रांसपोर्ट किया, फिर आपने उसको स्टोर किया बैक्टीरिया, और फिर क्या कर रहे हो? बैक्टीरिया तो लगा होगा, उस बैक्टीरिया के साथ थोड़ा बहुत धो लिया आपने और उसको 12 घंटे भिगो दिया। वो बैक्टीरिया 12 घंटे तक पानी में रहेगा तो उस बैक्टीरिया बढ़ेगा कि कम होगा? बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्सप्लोजन ऑफ बैक्टीरिया। और आप कह रहे हैं वो पानी भी आपको सुबह सुबह पीना चाहिए, और वो 5 किशमिश भी आपको, अबे बैक्टीरिया खा रहे हो भाईजान, तंग होना ही है, मत करो ऐसे दद्दफद। अंगूर लाओ, बढ़िया ताज़े ताज़े खा लो। सही बात है। एक और इंडस्ट्री हमने बर्बाद कर दी लगता है इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बर्बाद की हमने। ड्राई फ्रूट्स वाली इंडस्ट्री भी थोड़ी सी हताश होगी ये बात सुनकर। कोई मान नहीं रहा, मैं आपको बातों, हम तो अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मानने वाले लोग कहेंगे बेवकूफ़ कुछ भी बक रहा है बैठ के। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है, कोई मानने वाला है, कोई इंडस्ट्री बर्बाद होती नहीं है। वी आर ओनली ट्राइंग टू फाइंड कि भाई क्या है। मेरे विचार में आपके सामने, आपके सवालों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? मानने की बात हुई तो शायद ये भी लोग मानने से कतराएंगे कि आप अपने प्रोग्राम में ये बोलते हो कि रसगुल्ला खाओ, गाजर का हलवा खाओ, रबड़ी खाओ, लेकिन अगर एक कन्वेंशनल मेथड बोलूँ तो शुगर को एकदम अवॉइड करने के लिए ही बोला जाता है। हो ओके, फिर मुझे वहीं जाना पड़ेगा कि NFS सर्वे के बाद में हमारे दुनिया के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट ICMR NIN ने जो डाइटरी गाइडलाइंस मई 2025 में 24 में जारी की, उसमें लिखा हुआ है 25 ग्राम चीनी आप खा सकते हो। भारत सरकार कह रही है 25 ग्राम चीनी खा सकते हो, बड़े से बड़े देश के साइंटिस्ट कह रहे हैं 25 ग्राम चीनी खा सकते हो। 25 ग्राम चीनी आप समझ सकते हैं, 5 चम्मच चीनी हर व्यक्ति हर दिन खा सकता है। और ये तब कहा जा रहा है जबकि यही कंपनी कह रही है कि 56% देश के लोग डाइटरी गाइडलाइंस की वजह से बीमार, डाइटरी प्रॉब्लम की वजह से बीमार है। तो कह रहे हैं ना, तो 25 तो कह रहे रिकमेंडेड है, 25 के केस में 30, 35, 40 तो खा ही सकते हो, है ना? खा सकते हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो वो कुछ भी हजम करने के लिए, कुछ भी डाइजेस्ट करने के लिए सक्षम है। और आपका वज़न कभी भी, वज़न कम करना और वज़न बढ़ना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम ये कह रहे हैं रसगुल्ला खा लो, गुलाब जामुन खा लो, वज़न कभी भी बढ़ेगा नहीं। अच्छा। और आप मॉनिटर करो ना अपने आप को भाई। मेरे कहने से क्या होता है, मैं कह रहा हूँ अपने जीवन में धारण कर लो आप इसको, लेकिन 7 दिन कुछ नहीं करना। ये हम तब लेके जाते हैं, देखिए जिसका भी वजन बढ़ा हुआ है उसका फंडामेंटल कारण नंबर 1 तो खाना खाता नहीं है, और एज ए रिजल्ट जब खाना खाते नहीं है तो सिस्टम के बाजे बजे हुए हैं, कंप्लीटली पंक्चर्ड सिस्टम है आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली पंक्चर्ड होता है। ओके, जब आप खाना खाते हो तो वो रिपेयर हो जाता है, और उसको रिपेयर होने में करीबन 70 से 80 दिन लगते हैं। 80 दिन आप अगर इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हो तो 85th डे आप डेफिनेटली 12 गुलाब जामुन एक बार में बैठ के खाओ, वजन बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है, बोल दी सर आप। बिल्कुल। समोसा तो देखो हमारे प्रोग्राम में होता है, वो तो हम अंदर ही खिलाते हैं, और गुलाब जामुन भी हम एडवाइस करते हैं, लोग खाते ही हैं। और वजन कितना खुश होंगे लोग इस पॉडकास्ट को देखकर कि जो मन में आ रहा है वो खाओ, और मन से खाओ, पूरा पेट भर के खाओ। क्योंकि शायद बहुत, जब भी कोई इस प्रोग्राम में आता है, आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जब एक इस जर्नी में शुरू होता है कि मुझे वेट लॉस करना है, कम खाना है आपको, फ्रूट्स ज़्यादा आपको लेने हैं, कैलोरीज डेफिसिट होना है आपको, शुगर अवॉइड करना है, नारियल का पानी पीना है, पानी भी पीने के अलग अलग तरीके। हमने इन सारे जितने भी मिथ हैं सबके बारे में बात कर लिए। आपके उसमें जो टेक था, जितना भी आपने एक्सप्लेन किया, रिसर्च बेस्ड एक्सप्लेन किया, रिसर्च के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि कोई भी चीज़ थप्पा लगा के अगर आपके सामने दे दी गई तो आप ये नहीं देखते हो कि थप्पा कैसे लगा है। जी। अब मैं फिर से एक बैक टू स्क्वायर वन और एक लास्ट क्वेश्चन पे आऊँगा
जब भी मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ तो उसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ओके। हर कोई एकदम कमर तोड़ मेहनत कर रहा है कि नहीं मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। ओके। मैंने सुना है कि आप इसको भी एक मिथ मानते हैं कि ऐसा 100% मिथ नहीं है, कंप्लीट झूठ है। मिथ तो एक मिथ्या होता है, ये तो कंप्लीट झूठ है। मुझे आप एक बात बताइए, बढ़े हुए आज ये तो स्टैटिस्टिकल डाटा एग्जिस्ट कर रहा है कि 25 करोड़ भारतीय ओवरवेट है, ओबीज है। ओबीज का मतलब 100 किलो। ठीक है। 100 किलो किस, इसका मतलब उन लोगों को बढ़े हुए वजन से तकलीफ नहीं है, वरना होते नहीं होते। आज अगर कह रहे हैं कि केरला 100% लिटरेट है, इसका मतलब वहां पे सब लोग पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं? यानी कि जो लोग जहाँ पे अनपढ़ भी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि ना पढ़ने लिखने से परेशानी होती है। बढ़ते हुए वजन से अगर परेशानी लोगों को होती तो 25 करोड़ लोग, भारतीय लोग 140 में से 25 करोड़ लोग ओबीज ना होते। ओबीज मतलब 100 किलो वाले। 80 करोड़ से लोग अगर आप देखो, 80 किलो वाले देखो तो हो सकता है 50 करोड़ हो। बढ़ते हुए वजन से किसी को भी परेशानी नहीं है। परेशानी किससे है? घुटने में जब दर्द हो गया तो परेशानी होती है, कमर में दर्द हो गया तो परेशानी होती है। फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, वो कहते हो बॉस पहले वेट कम करो यार, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। अगर आपको फैटी लिवर, पेट में दर्द है तो उसने कहा कि फैटी लिवर हो गया, वजन कम करो, इसलिए लोग वजन कम करते हैं। वजन से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वजन से जो रिलेटेड आपको जो परेशानियां हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आपने देखा महिला रोबोट की तरह चलती हैं, क्यों? घुटने में दर्द है, ठीक है, चला नहीं जा रहा। आपने कहा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मिनिमम रूप क्या होता है? वॉकिंग होता है कि नहीं होता है? एक्सरसाइज का मिनिमम रूप वॉकिंग होता है। हाँ। वॉकिंग के लिए क्या जरूरी है कि आपके टांगे सलामत होनी चाहिए, घुटने तब तो चलोगे। सही बात। अगर कोई लेडी चल ही नहीं पा रही, अपने घर के अटैच्ड बाथरूम तक वॉशरूम के लिए नहीं जा पा रही, उसके लिए भी उसको 2 लोग चाहिए। 100 किलो वजन हो गया है, चल पा नहीं रही है, तो एक्सरसाइज। और ये सारे लोग जो एक्सरसाइज की बात करते हैं वो क्या कहते हैं? मिनिमम 40 मिनट तो करनी है। तो इसके जीवन में कल्याण होगा ही नहीं। ये जो लेडी जिसके घुटने खराब हो गए हैं, जो 100 किलो की हो गई है, जो चल भी नहीं पाती है, और इन अब ये किसी के पास गई तो क्यों जाती है? कोई एक्सपर्ट के पास कोई व्यक्ति क्यों जाता है कि जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई देगी। वो एक नी पेन के एक्सपर्ट के पास गई कि सर मुझे, वो कहते नहीं 40 मिनट की एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। तो मन में क्या हो गया? मन में एक उम्मीद की जो दिया छोड़ा बहुत जल भी रहा था कि मैं अतुल जी के पास जाऊंगा, मेरे जीवन में वो बुझ गया कि नहीं बुझ गया। हम ये कह रहे हैं बॉस, आप अगर नहीं चल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे बिग बॉस देखते रहो, सास बहू देखते रहो। अब तो स्मृति जी भी आ गई हैं अपने ओरिजिनल अवतार में, तुलसी में, तो देखते रहो ना। कुछ कहते नहीं जब खाना खाओ तो स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम तो कहते हैं खा लो खाना। अरे टीवी देखते देखते खाना खा लो, मजे से खाओगे तो कम से कम कितना मजा आ रहा है। आंखों को भी खाना मिल रहा है, जवान को भी खाना मिल रहा है, मौज ही मौज है। एक्सरसाइज का कोई भी रोल नहीं होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो घुटने के दर्द से चल भी नहीं पाती हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट पे होती हैं। जब खाना खाती हैं तो वजन भी कम होता है और घुटने का दर्द भी ठीक होता है। घुटने का दर्द, घुटने की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। जब आप खाना खाते हो तो आपकी घुटना भी ठीक और वजन भी कम, उसके बाद में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोगों के ऑपरेशन भी टल जाते हैं। आप सोचिए ऑपरेशन में कम से कम 3-5 लाख रुपए लगेंगे, खत्म, जरूरत ही नहीं है। और हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स भर भर के हैं, इसलिए इसका कोई भी रोल होता नहीं है। और हमने एक और चीज़ देखी है, ये तो ऐसी बात हो गई जो लोग चल नहीं पाते हैं, जो बेड रेस्ट पे है, ये एक बात। दूसरा इसका पहलू अगर हम देखें, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि वेट लॉस करेंगे, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इतना खिलाएंगे। जब हम पेट भर के खिला रहे हैं ना, तो क्या होता है, दहशत पह जाती है। पहले दिन दहशत हो जाती है, इतना खाना, मैं तो ऑलरेडी 100 किलो की हूँ यार, ये इतना खाना खिलाएंगे, मुझे तो मार डालेंगे लगता है। घर वाले भी कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग वेबिनार में बैठ जाते, इतना खाना खाओगे तुम गलत जगह फंस गई बहुत। तो मन में एक डाउट होने लगता है, पैसे देने के बाद भी, प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद भी। तो वो क्या होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है, क्योंकि सारे लोग पहले एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं, कम खाते हुए आ रहे हैं। अभी मान लो खाना तो खा लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, चलो ओहो थोड़ा सा और चल के, थोड़ी एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करेंगे। क्या करेंगे कि एक और रेजिम बढ़ा देंगे कि चलो 10,000 शाम को समय है, चलो 10,000 कदम चल के आती हो। और फिर क्या होता है, जब ये एक्सरसाइज का एक और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, ये भले चंगे लोग हैं, घुटने की प्रॉब्लम में भले चंगे लोग, अब इनका वजन कम नहीं होता है।
अब इनके मन में जो धारणा थी वो कंसोलिडेट हो जाती है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ये लोग तो मेरा वजन कम होने नहीं देंगे, इतना खाने से कोई वजन कम होता है क्या? और ये और दौड़ते और एक्सरसाइज कर, खाना तो खाते लेकिन और एक्सरसाइज करते, वजन कम होता नहीं है। ओके, क्योंकि दिमाग भी कह रहा है वजन कम नहीं होगा, और ये हरकत भी इनकी वजन कम होने देती नहीं है। उनकी तकदीर कहो, अनलोड की तकदीर कहो, आशा जी की तकदीर कहो, जो मर्जी आप कहो, एक दिन जब वो ये वॉक करने जाते हैं, पाँव के नीचे आता है पत्थर, पैर में आती है मोच, और ये जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है 15 दिन हिलना नहीं, बेड रेस्ट कंप्लीट, कहीं जाना नहीं। अब ये बेड पे बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज ये एक्स्ट्रा वाला तो छोड़ दो, जो बाकी जो 2 कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो वजन गिरना शुरू होता है अतुल जी, वो ऐसा गिरता है 15 दिन में, जो 2 महीने में नहीं गिरता है वो 15 दिन में गिरता है, और ऐसी स्टेट में गिरता है कि ये गड़गड़ करते हुए न जाने, मतलब फ्लाइट 9 किलो वजन कम हो जाता है फाइनली 90 दिन के भीतर। इसलिए हमें तो पता है, ये प्रूवन है सारी चीज़ें कि वजन खाना खाने से बिना एक्सरसाइज के कम होता है। एक्सरसाइज का जीवन में कोई भी रोल नहीं है, खासकर से जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, बिल्कुल भी 0 रोल है। बल्कि वजन अगर एक्सरसाइज करी तो आपके हम मना करते हैं एक्चुअली, जो लोग कहते हैं हमने क्लास ज्वाइन की, हम कहते हैं मत करो, प्लीज़ डू नॉट डू इट, क्योंकि वो बाधा देता है। एक्सरसाइज वेट लॉस में बाधा देता है, केवल खाना खाने से वेट लॉस होता है। सर ये तो मतलब लास्ट क्वेश्चन था मेरा, और ये इतना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हुआ, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं, और बहुत सारे लोगों को भी भरोसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें मतलब हम यहाँ पे एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को, बिकॉज इतने सारे मिथ बस्ट हुए हैं, इतने सारे मेडिकल साइंस की खोज, जितने भी थप्पे लग के जो आपको ये बोला जाता है कि इसको ऐसे फॉलो करो, उसको ऐसे फॉलो करो, सारी चीज़ें तर्क से हमने बात की। एंड आई वुड थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच वैल्यूएबल ऑफ योर टाइम। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द मुझे पॉडकास्ट। बताने के लिए। मुझे लगता है ज़रूर, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को भी लगता है कि हमें टेस्ट करना है और हमें कुछ वास्तव में, तो आप पहली बात तो 7 दिन आप जो रूटीन बताया उसको फॉलो करके चल लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और नोट करो, हर दिन अपना वजन नोट करो, पता चल जाएगा आप जा कहाँ रहे हो। और दूसरी चीज़, हमें टेस्ट करना है तो मेरे को बुलाओ ना पॉडकास्ट करने में, सारे आंसर देने, जितने बड़े से बड़े डॉक्टर, लेकिन ये डरते हैं मुझसे बात करें, किसी की हिम्मत नहीं है, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट। हम कहते हैं बुलाओ ना, अगर तुमको लगता है कि बहुत बड़ा ज्ञान है, जस्ट कॉल मी फॉर सही बात है, कॉन्फ्रेंस में बुला लो, कहीं कोई बात नहीं। आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारे दावे किए हैं जी, शायद बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे दावे करेंगे। बिल्कुल। होपफुली वी विल गेट बैक टू ऑल ऑफ देम एंड रिप्लाई ऑल ऑफ देयर क्वेरीज। सो अगेन थैंक यू वेरी मच सर, हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू।